क्या ये एक रिलीजियस जंग है? हमें लगता है कि दिस इज द ज़ायनिस्ट वर्सेस द मुस्लिम्स इन एपिक फाइनल बैटल. डू यू थिंक इट्स अ रिलीजियस वॉर? नो, ऑफ कोर्स नॉट. व्हाट्स इट अबाउट? इसमें ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर है. एक सुपर पावर है एक तरफ, उसके साथ इसराइल हुआ है. उसे हमने अपना विलन भी बनाया हुआ है. एंड फेयरली इनफ व्हाट दे हैव डन इन द लास्ट 2-3 years कैन नॉट बी जस्टिफाइड. पाकिस्तान का क्या रोल है इस सब में? शुड वी बी इन्वॉल्व? क्या ईरान हमारा एलाई है या हम बना रहे हैं फोर्सफुली? अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, चाइना आपका दुश्मन नहीं है. इसी तरह चाइना आपका दोस्त नहीं है, अमेरिका आपका दुश्मन नहीं है. सी पैक आपके मफाद से ज़्यादा चाइना का मफाद है. एक दिन वो पाकिस्तान इस बात पर नाराज़ होता है कि अमेरिका ने ईरान पे हमला कर लिया है. दूसरे दिन पाकिस्तान सारा इस बात को खुशियाँ मना रहा होता है कि ट्रंप ने देखे अपने ट्वीट में पाकिस्तान का जिक्र किया. जब ज़िया साहब वहाँ पर गेट कमांड कर रहे थे तो हम तो सुपी मर्सनरीज थे. सऊदीया में हमारी फौजें तैनात रही, हम तो वहाँ भी मर्सनरीज का रोल अदा करते रहे. हमने बहुत सी दुनिया में हमने ये किया है. ख्वाजा आसिफ साहब ने खुल के कुछ अर्सा पहले ये कहा कि हम जो है डर्टी वर्क करते रहे हैं अमेरिका का और दूसरे ममालिक का. अभी हमारे नेबर से कोई खास बनती तो है नहीं चाइना के अलावा. चाइना ने भी आपके वीज़े बंद किए हुए वैसे तो वो तो आप छोड़ दें. तो आपने सिर्फ इस्लामाबाद का रेड जोन बंद नहीं किया, आपने इस्लामाबाद बंद किया, आपने पिंडी बंद किया, आपने मोटरवेज बंद की. 10 दिन ट्रक खड़े रहे. आपने अरबों रुपए का नुकसान किया क्योंकि आप डरे हुए थे. I mean, there was some negotiation, obviously, जो इस्लामाबाद में हुई. There is some deal that has been proposed. Yes. And then yesterday Iran attacked the फुजेरा ऑयल रिफाइनरी. जी. तो एंड गोल क्या है? Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. We have a very very special guest back in the studio today, Hashir bin Irshad साहब. पहली बात बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया. आपका शुक्रिया, आपने बुलाया. अच्छा सर, इसी से शुरू करते हैं. हम अभी ऑफ एयर भी कॉन्वर्सेशन कर रहे थे कि क्या ये एक रिलीजियस जंग है? हमारे जो मुसलमान हैं सारे, हमें लगता है कि दिस इज़ द ज़ायनिस्ट एंड द क्रिश्चियन ज़ायनिस्ट वर्सेस द मुस्लिम्स इन एपिक फाइनल बैटल. एंड ऑफ डेज. पता नहीं यार, आपको शायद मसूद को बुलाना चाहिए था, आपने गलत बंदा बुला लिया. वो आपको ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, मुझे इस बारे में ज़्यादा मालूमात नहीं है. डू यू थिंक इट्स अ रिलीजियस वॉर? नो, ऑफ कोर्स नॉट. व्हाट्स इट अबाउट? इतना सादा क्वेश्चन नहीं है. वॉर्स जो हैं बुनियादी तौर पे उनकी बहुत सारी वजूहात होती हैं. ये एक कॉम्प्लेक्स वॉर है. इसमें ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो रिसोर्स है बुनियादी तौर पर. दूसरा बड़ा फैक्टर जो है वो ये है कि एक सुपर पावर है एक तरफ, और उसके साथ ऑफ कोर्स एक और रियासत है जिसको हम बुनियादी तौर पर एक गासिब रियासत कहते हैं और जिसका नाम हमने इसराइल रखा हुआ है. उसे हमने अपना विलन भी बनाया हुआ है. एंड फेयरली इनफ व्हाट दे हैव डन इन द लास्ट 2-3 years कैन नॉट बी जस्टिफाइड इन एनी कॉन्टेक्स्ट व्हाटसोएवर. और दूसरी तरफ एक ऐसी रियासत है जिसको हम इस वक्त मजलूम दिखाना चाह रहे हैं, लेकिन शायद वो भी इतनी मजलूम नहीं है. उनकी अपनी एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ हैं. तो ये एक्सपेंशन जो ईरान की है, जिसे हम पॉलिटिकल इस्लाम कहते हैं, जो पॉलिटिकल इस्लाम को उन्होंने क्या उसको कहना चाहिए, उस पॉलिटिकल इस्लाम को अपने एक्सपेंशनरी पॉलिसीज़ के लिए या अपने एक्सपेंशनरी पर्पसेस के लिए या ऑब्जेक्टिव्स के लिए जब उन्होंने यूज़ करना शुरू किया तो कहीं ना कहीं मफादात का टकराव होता है. ये मफादात का टकराव लेबनान में हो सकता है, ये मफादात का टकराव गज़ा में हो सकता है, ये मफादात का टकराव इसराइल के अंदर हो सकता है, ये मफादात का टकराव इराक़ में हो सकता है, ये यमन में हो सकता है, और ये गल्फ़ स्टेट्स के अंदर भी हो सकता है. तो ये कहीं ना कहीं किसी नहज पर पहुँच कर ज़ाहिर है कि उसका एक मंतकी शायद नतीजा ये निकलना था कि किसी न किसी ऐसी जंग की तरफ हम बहुत सालों से बढ़ रहे थे, और अब वो जंग जो है वो हमारे सर पर, हम उसे देख रहे हैं. ये तो एक वजह है. दूसरी बात ये कि मैं बड़ी ईमानदारी से आपको ये बताऊं कि मैं ऐसी किसी जंग की हिमायत नहीं कर सकता जो चाहे प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक के नाम पे या किसी और मुल्क को आज़ादी दिलाने के नाम पे जो है उसको थोपा जाए या उसका नफाज किया जाए. हम सबको पता है कि अमेरिका का इस वक्त कोई ईरान में डेमोक्रेसी से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं है. उन्हें ईरानी अवाम को लिबरेट कराने से भी कोई दिलचस्पी नहीं है. ये बात तो बड़ी वाज़ेह है, इसमें कोई इसको समझने के लिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए. तो सवाल ये है कि फिर वो एक अचानक वॉर तो नहीं, लेकिन वो ऐसी वॉर क्यों शुरू होती है. तो इस वॉर के लिए एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा पूरा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है जो हमें देखना पड़ेगा कि हम यहाँ तक क्यों पहुँचे हैं. चाहे हम उसको ईरान इनकलाब के साथ जोड़ें और वहाँ से एक एंटी अमेरिका स्टांस जो है, जो कि ईरान की इस वक्त की रजीम और इससे पिछले कई सालों की, बल्कि कई दहाइयों की रजीम की शायद सर्वाइवल का वाहिद नारा था, मर्ग बर अमरीका का नारा. इसके अलावा तो वो अपने अवाम को कोई ख़ास कुछ दे नहीं सके. तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने इस नारे को लेकर चलना है.
इस वक्त जो ये वॉर शुरू होती है उसके पीछे कहने को दो मकासद बयान किए जाते हैं, लेकिन ये मकासद हम पहले भी सुनते आए हैं। एक मकसद उसमें ये है कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट के बहुत करीब पहुंच गया है और वो कल को बम बना लेगा, लेकिन ये बात हम पिछले 50 साल से सुन रहे हैं। यही WMDs वाली बात हमने इराक़ के हवाले से भी सुनी और बाद में इराक़ से कुछ निकला नहीं, तो हमें पता लग गया कि बुनियादी तौर पर ये एक एक्सक्यूज़ है जो कि हम यूज़ करते हैं। तो वो आपने बचपन में वो कहानी हमने सब लोगों ने पढ़ी हुई है, वो भेड़िए और मेमने वाली कहानी, तो तकरीबन वही वाली सिचुएशन होती है कि बहाना कोई भी बनाया जाए, जंग आखिर में हमने करनी है। ईरान को शायद एक इंटरनेशनल फोल्ड में लाना भी मकसद था जिससे वो बहुत बाहर है, और ईरान जो है वो ओपेक के बानी मेंबरान में से तो अपनी जगह है, बट एक बहुत बड़ा ऑयल जो है, ऑयल एक्सपोर्टिंग जो है उसका एक बड़ा मेजर ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ में से एक उसका बड़ा मेजर मकाम है। दुनिया के टॉप 3-4 ममालिक में अगर आप गिन लें तो उसको आ रहा है। और ईरान का 80% तेल जो है वो सैंक्शंस के बावजूद जो है वो इतने सालों से चाइना ले रहा है, जो कि बाकी ममालिक को नहीं जा पा रहा। ऑयल प्राइसेस उसकी वजह से ज़ाहिर है कि इफ़ेक्ट हो रही हैं। ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर जो कंट्रोल है या ऑयल रिसोर्सेज की जो अपनी पॉलिटिक्स है वो उससे इफ़ेक्ट हो रही है, तो शायद उसको फोल्ड में लाना भी मकसद हो। ये सब मेरे और आपके कंजेक्चर्स हैं जो यहाँ बैठ के हम अंदाज़े लगा सकते हैं, लेकिन इसका रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको बड़ी छोटी से बता सकता हूँ क्या है। अमेरिकन थिंक टैंक्स क्या सोच रहे थे इस वॉर के करने से पहले, उन्होंने कितना गौर व फिक्र किया, या ये एक नी जर्क रिएक्शन था जो कि हम सदर ट्रंप से बहुत दफ़ा एक्सपेक्ट करते हैं कि उनको प्रेडिक्ट करना जो है तकरीबन नामुमकिन है कि वो कल क्या कर गुजरेंगे। वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को जिस तरह उठा के लाया गया, ये हिस्ट्री में ऐसी चीज़ हमने पहले कभी होते ज़िंदगी में नहीं देखी। तो प्रेसिडेंट ट्रंप को तो मैं ये जसारत नहीं करूँगा कि मैं ये उनको प्रेडिक्ट करने की कोशिश करूँ कि उनके जहन में क्या चल रहा है, बिकॉज हो सकता है उन्हें खुद भी ना पता हो कि उनके जहन में क्या चल रहा है। बट अमेरिकन थिंक टैंक्स कुछ ना कुछ ज़ाहिर है सोच रहे होंगे, अमेरिकन वॉर मशीन भी कुछ ना कुछ सोच रही होगी। जो मेरा थीसिस है वो सबसे इम्पॉर्टेंट उसमें, एक तो उसमें ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और दूसरा फैक्टर शायद उसमें ये है कि दुनिया में कहीं ना कहीं वॉर थिएटर जो है वो गर्म रहना चाहिए। उसकी वजह ये है कि ये एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हम उसे कहते हैं, अमेरिकन एक प्रेसिडेंट ने ही उसे कहा था कि ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जिसके लिए बहुत ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं वॉर थिएटर सजा रहे। जब वो वॉर थिएटर सजा रहता है तो ये मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जो अमेरिका के 5 बड़े एक्सपोर्टर्स हैं वेपन्स के, उनको बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं। आपको पता है कि पिछले दिनों जब ट्रंप UAE आए, वो सऊदीया आए और गल्फ़ स्टेट्स का उन्होंने दौरा किया, तो इसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। वो कॉन्ट्रैक्ट्स मटेरियलाइज किस स्टेज पर होने हैं, उनके अगेंस्ट पैसे कितने जाने हैं, उनके अगेंस्ट वेपन कितने बेचे जाने हैं, उसके लिए ज़ाहिर है ख़ित्ते में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन पैदा करना शायद ज़रूरी है जहाँ पे उन वेपन्स की जो है वो सेल हो सके। तो ये स्ट्रेटिजिक पर्पसेस हैं। दुनिया में जो भी पावर्स हैं वो हमेशा इस किस्म के स्ट्रेटिजिक स्टेप्स लेती हैं, और अभी भी ये स्ट्रेटेजिक ही है। वो अलग बात है कि इसके अंदर कोलैटरल डैमेज के नाम पे जो है बहुत से मासूम जो हैं वो जंग का ईंधन बन जाते हैं। तो ये तकरीर मेरी ख़त्म हो गई। अब मेरा ख्याल है आप अगला सवाल कर सकते हैं। सॉरी मैंने कुछ लंबी बात कर ली। ग्रेट। पाकिस्तान का क्या रोल है इस सब में? डू यू थिंक कि हम इस मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का किसी किस्म का हिस्सा बन सकते हैं, मर्सनरीज फॉर सेल टू द मिडल ईस्ट? क्या हमें इन्वॉल्व भी होना चाहिए था? शुड वी बी इन्वॉल्व? क्या ईरान हमारा एलाई है या हम बना रहे हैं फोर्सफुली? ये रिलेशनशिप विद द US पहले भी हमें काट चुकी है, क्या ये वापस काटेगी? अच्छा देखिए, दो बातें। एक तो ये कि बड़ी पुरानी क्लीशेड बात है कि जो आलमी हमारे ताल्लुकात होते हैं उसमें कोई दोस्त और कोई दुश्मन नहीं होता। तो अमेरिका आपका दोस्त नहीं है, चाइना आपका दुश्मन नहीं है। इसी तरह चाइना आपका दोस्त नहीं है, अमेरिका आपका दुश्मन नहीं है। CPEC आपके मफाद से ज़्यादा चाइना का मफाद है। CPEC गेम चेंजर नहीं हुआ, CPEC से हमने नुकसानात उठाए हैं, अगरचे हम बरसों से उसे गेम चेंजर के तौर पे यहाँ बेचते रहे हैं। अमेरिका को पूरा पाकिस्तान जो है वो सुबह उठकर गालियाँ देता है और शाम को सोने से पहले गालियाँ देता है, बट जितनी अमेरिकन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में हुई है शायद किसी और मुल्क ने उतनी इन्वेस्टमेंट नहीं की। वो एजुकेशन के अंदर हुई है, वो स्मॉल डैम्स के अंदर हुई है, वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के अंदर हुई है, तो हम फ़ायदे भी उनसे सारे उठाते हैं। वीज़े की लाइनें भी हमारी सबसे लंबी उन्हीं के बाहर लगी होती हैं। तो हमारी अपनी जो है थोड़ी बहुत हिपोक्रेसी कहीं ना कहीं हमें देखनी चाहिए, वो हमें नज़र आती है।
हमने हमारे लिए उनके साथ अलायंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब हमारे इस वक्त प्राइम मिनिस्टर साहब और फील्ड मार्शल साहब के लिए लम्हा फ़ख्रिया होता है कि उन्होंने वाशिंगटन में जाके वाइट हाउस के अंदर जो है उनके साथ लंच किया है, या उनका नाम जो है दिया गया है, या वो तकरीर में खड़े होकर उन्हें सल्यूट कर रहे हैं। और पूरा पाकिस्तान बड़ा खुश भी होता है उसके ऊपर। एक दिन वो पाकिस्तान इस बात पर नाराज़ होता है कि अमेरिका ने ईरान पर हमला कर लिया है, दूसरे दिन पाकिस्तान सारा इस बात पर खुशियाँ मना रहा होता है कि ट्रंप ने देखे अपने ट्वीट में पाकिस्तान का जिक्र किया। तो बाज़ वक़्त मेरी समझ में तो चीज़ें नहीं आती। इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स का खैर हम हिस्सा नहीं है, ना कभी रहे हैं। हमारा इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जो है, जो अभी बहुत छोटा है दुनिया के इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स के मुकाबले में, वो बुनियादी तौर पे चाइना की सपोर्ट से हम यहाँ डेवलप कर रहे हैं। इसका इस वाली इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, इस कहानी से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं है। मर्सनरी, हम हमेशा मर्सनरीज रहे हैं। मतलब फ़लस्तीनियों का जो सबसे बड़ा तारीख़ में कत्ले आम है वो पाकिस्तानी फोर्सेस ने किया, उर्दन में किया, जब ज़िया साहब वहाँ पर गेट कमांड कर रहे थे। तो हम तो उसको भी मर्सनरीज थे। सऊदीया में हमारी फ़ौजें तैनात रही, हम तो वहाँ भी मर्सनरीज का रोल अदा करते रहे। हमने बहुत सी दुनिया में हमने ये किया है। ख्वाजा आसिफ साहब ने खुल के कुछ अर्सा पहले ये कहा कि हम जो है डर्टी वर्क करते रहे हैं अमेरिका का और दूसरे ममालिक का। तो इसमें तो कोई ऐसी छुपी हुई बात नहीं, ये तो हमारा पहले भी रोल था। हमें ये देखना चाहिए कि हम एक्चुअली खड़े कहाँ हुए हैं। मतलब हम बहुत खुश होते हैं कि कुछ मुल्कों को जो है वो इसमें एक रोल प्ले करने का मौका नहीं मिला और हमें रोल प्ले करने का मौका मिल गया, अच्छी बात है। सिफारती सतह पे कामयाबी, लेकिन इस सिफारती सतह पे कामयाबी हमारे लिए क्या समरात लाएगी, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारा पासपोर्ट अभी भी वहीं है। अगर आप में से कोई आजकल में ट्रैवल करे तो उसको अभी भी उसी इंटेरोगेशन से दुनिया में गुजरना पड़ रहा है। कोई आपका पासपोर्ट देख के नहीं कहता कि मैं आपको सल्यूट करना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान से आए हैं, आपने जंग रुकवा दी है, आपको नोबेल इनाम नहीं, आपको ले जाएंगे 3 घंटे की। अभी भी आपकी इन्वेस्टिगेशन उसी तरह होगी। आपका पासपोर्ट अभी भी दुनिया के बदतरीन पासपोर्ट्स में से ही है। इस सारी उसके बावजूद आपकी इकॉनमी अभी भी नीचे ही गिरी हुई है। पेट्रोल अभी भी, मैं जब यहाँ आया हूँ तो 467 रुपये का लीटर जो है वो डलवा के आया हूँ अपनी गाड़ी के अंदर। तो मुझे तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ उसके अंदर, उस जंग का मुझे तो नुकसान हुआ है। हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स बेशुमार इंटरनेशनल ख़त्म हुए हैं। हमारी LNG जो है आपको पता है वो आनी बंद हो गई है, वो भी अपनी जगह एक कहानी है। हमारी 8-8 घंटे की लोड शेडिंग के ऊपर चले गए हैं, बावजूद इसके कि हमारी कैपेसिटी जो है वो 46,000 मेगावाट है और हमारी डिमांड 14,000 मेगावाट है। उसके बावजूद हम 7-7, 8-8 घंटों की छोटे शहरों में और बड़े शहरों में शायद 4-5 घंटे की लोड शेडिंग अभी भी भुगत रहे हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी ज़ीरो है पिछले कुछ सालों में, अगरचे हमने बहुत सारे इनिशिएटिव शुरू किए, बहुत काम किया। तो जिन ममालिक से मुकाबला करें, हमें देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकली हम वहाँ कहाँ खड़े हैं। जिन दिनों हम ये कर रहे थे, वहाँ इंडिया में उस वक्त एक AI कॉन्फ्रेंस हो रही थी, जिसमें सैम ऑल्टमैन भी वहीं पे खड़ा था, एंथ्रोपिक वाले भी वहीं पे खड़े थे, एलॉन मस्क की कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव्स भी वहीं पे खड़े थे, माइक्रोसॉफ्ट वाले भी वहीं पे खड़े थे। हमारे साथ तो कोई नहीं आया, हमारे साथ तो किसी ने बात नहीं की। हमें उल्टे अलबत्ता हमें अपने मिनरल राइट्स जो हैं वो जाके देने पड़ेंगे। ये हम अमेरिका को देने लगे कि आप आएँ और मिनरल्स निकालने, पता नहीं वो मिनरल्स कभी निकलेंगे कि नहीं निकलेंगे। जिस तरह मियाँ साहब के हर दौर में चिनियोट में से लोहा निकल आता है और बाकायदा लोहे की सलाख बनी हुई निकलती है, तो वो मुझे नहीं समझ आई किस तरह का होता है। तो ये हमारे अपने मसाइल हैं बेसिकली। हम रोल देखिए, जहाँ तक ये रोल इस वक्त हम प्ले कर रहे हैं, ये रोल प्ले करना अच्छा हुआ हमारे हक़ में। उसके 2-3 फ़ायदे हमें हुए डेफिनेटली। एक तो ये कि अक़वाम आलम में आपका स्टैचर जो है वो थोड़ा सा रिकग्नाइज्ड हुआ और वो बुलंद हुआ। वो बुरा नहीं है, किसी भी तरह बुरा नहीं है। सिफारती सतह पर ये कामयाबी है। मैं जो बात कर रहा हूँ कि एक तो ये कि अभी तक इससे कुछ बरामद नहीं हुआ। मतलब इंडियंस बहुत शोर मचा रहे थे, इंडियन मीडिया जो है उस वक्त, कि कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। हमारा ख्याल था कुछ हो जाएगा और वाकई लगता ऐसा था कि कुछ होने भी लगा है। सीज़ फायर जब ट्रंप ने अल्टीमेटम दिया था कि ये एंड ऑफ सिविलाइजेशन होने लगी, तो उससे पहले हमने सीज़ फायर करा दिया था और ट्रंप ने कहा कि इनके हमारे कहने पे किया गया। वो हमारे कहने पे किया गया या उन्होंने कहा कि तुम कहो कि हमने कि तुम कह रहे हो कि हम कह रहे हैं, तो वो इस किस्म की बात वो मुझे नहीं पता। ज़ाहिर है मैं आई एम नॉट प्रीवी टू दैट इन्फॉर्मेशन। लेकिन बहरहाल उससे हमें इवेंचुअली मैं जानना चाहता हूँ कि इस सिफारती सतह में जिस रोल पे हम आज खड़े हैं, जहाँ पे हम खड़े हो गए, जहाँ हम किसी हद तक गल्फ़ स्टेट्स का भी एतमाद ले चुके हैं, जहाँ अमेरिका का एतमाद भी हमारे साथ है, जहाँ इसराइल भी इस वक्त हमें अपना बिल्कुल या हम इसराइल को मुकम्मल तौर पे एक दुश्मनी वाली उस नज़र से और आँख से नहीं देख रहे, और जहाँ ईरान के साथ भी हमारे ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं। इंडिया के साथ तो खैर हमने बिगाड़े हैं मुसलसल, वो हमने ठीक नहीं किए। हालांकि मेरा ख्याल है वो ठीक हमें करने चाहिए, लेकिन खैर ताली दोनों हाथों से बचती है। उधर से भी कोई ऐसी ख़ास वो दिखाई नहीं दे रही कि वो भी हमसे बेहतर करना चाहते हैं। वो एक अलग बहस है, वो मैं किसी और वक्त हम उसके ऊपर बात कर लेंगे। मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा कि असल में ये सब कुछ हो जाएगा, इफ़ समथिंग कम्स आउट ऑफ इट, हाउ विल इट बेनिफिट पाकिस्तान? मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि ईरान को फ़ायदा हो जाएगा, मुझे इससे भी फ़र्क नहीं पड़ता कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को फ़ायदा हो जाएगा। व्हाट विल आई गेन आउट ऑफ इट? अगर ईरान
उसको मतलब सैंक्शंस लिफ्ट हो जाएं और ऐसी चीज़ें हो जाएं, वुड इट नॉट हेल्प अस? वो जो गैस पाइपलाइन की बात करते हैं, ऐसी चीज़ों की बात करते हैं, ट्रेड विद अ नेबर, अभी हमारे नेबर से कोई ख़ास बनती तो है नहीं चाइना के अलावा। चाइना ने भी आपके वीज़े बंद किए हैं वैसे तो तो वो तो आप छोड़ दें। यार देखिए, ईरान के साथ हमारे बड़े इनकलाबी ईरान से पहले और इनकलाबी ईरान के बाद हमारे ताल्लुकात बहुत मुख्तलिफ रहे हैं। इनकलाबी ईरान से पहले इवन RCD के अंदर पाकिस्तान, ईरान और टर्की पार्टनर्स थे, रीजनल पार्टनर्स थे डेवलपमेंट के, और हम तकरीबन सारे काम एक दूसरे से मिल मिला के कर रहे थे। इनकलाब के बाद एक पोजीशंस वो आई कि उसकी वजह से हमें लगता ही है कि ईरान में बड़ा इनकलाब आ गया और ये हो गया और इस्लाम आ गया, ये पॉलिटिकल इस्लाम जिसे मैं कहता हूँ, जिसका कोई फ़ायदा ईरान को आज तक मुझे तो नहीं नज़र आता कि क्या वो 1-1 करोड़ रुपए का अगर आप नोट छाप रहे हो तो मेरी समझ से बाहर है कि इस फ़ायदे का मैं क्या करूँ। बट बहरहाल रजीम के ख़िलाफ़ शदीद मुजाहरे भी हो रहे हैं और बहुत अरसे से हो रहे हैं, वो सख्ती से उन्हें कुचल भी रहे हैं। सावाक जो शाह के दौर में करती रही, वही पासदारान इनकलाब आने के बाद करते रहे ईरान में। आम आवाम का तो कोई नुकसान ही हुआ है पूरी कहानी के अंदर। लेकिन पाकिस्तान के बहुत अनईजी रिलेशनशिप रहे हैं। ज़्यादा अरसा पुरानी बात नहीं, जब ईरान ने हम पे मिसाइल मारे थे और हमने ईरान पे मिसाइल मारे थे, तो हमारा ये है कि वो हमारे यहाँ दहशतगर्दों को सपोर्ट कर रहे हैं। उनका क्लेम ये है कि हम उनके यहाँ जो है सेपरेटिस्ट जो हैं मूवमेंट्स, उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस हद तक तो हमारे ख़राब है। इंडिया पे हमारे इल्ज़ाम कह लीजिए, ये आप देखते रहे कि इंडिया और ईरान के जो बढ़ते हुए ताल्लुकात हैं, हमें लगता था कि गवादर को जो है वो पस से पुश्त डाल रहे हैं और चाबहार जो है उसको आगे लेकर आ रहे हैं और इंडिया के ताउन से ला रहे हैं, और इंडिया और ईरान हमें कॉर्नर करना चाह रहे हैं। तो ये तो 1-2 साल पहले की बात है। तो ये अचानक इनकलाब जो है, ये अचानक जो भाईचारा जागा, ये इतना वो नहीं है। ज़ाहिर है इसके पीछे एक ये कोशिश भी हो सकती है कि जो हमारे इस खित्ते में तकरीबन तमाम नेबर्स के साथ बिगड़ते हुए ताल्लुकात हैं, बिकॉज आप देखिए अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया के साथ हमारा ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड के बॉर्डर्स जो हैं उस पर हमारी शदीद किस्म की, हम हर वक्त वॉर फुटिंग के ऊपर हैं और लड़ रहे हैं और हर दूसरे दिन कुछ ना कुछ कर लेते हैं। ईरान के साथ भी हम कुछ दिन पहले लड़ रहे थे, और तो बाकी रह क्या गया, बाकी एक तरफ चाइना ही रह गया। उसके साथ ही बॉर्डर तो बंद ही है, वैसे हमारा कौन सा कोई सॉफ्ट बॉर्डर है उसके साथ। और चाइना के अपने मफादात हैं, वो कभी हमसे खुश हो जाता है, कभी हमसे नाराज़ हो जाता है, कभी हमें लोन दे देता है, कभी हमें कोयले के अपने प्लांट जो उन्होंने बंद करके फेंकने होते हैं वो हमें महंगे दामों बेच देता है और हम बड़ी खुशी से ले लेते हैं। कभी हमें रेल के डब्बे दे देता है जो हमारी पटरियों जितने ही नहीं होते, और हम वो भी ख़रीद लेते हैं। तो खैर वो उसको छोड़ दीजिए। चाइना वाली कहानी भी एक अपनी जगह एक कहानी है। बट यस, ये हो सकता है इसके पीछे एक कॉन्शियस एफर्ट कि ये जो ताल्लुकात में स्ट्रेन है, ये कहीं ना कहीं तो दबाव हमें इसको रिलीज़ करना है। हम सारे इकट्ठे, सारे चौमुखी नहीं लड़ सकते सारे हमसायों से। तो ईरान के साथ अगर बेहतर हो जाएगा तो उससे 2 फ़ायदे हमें होंगे। एक तो हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा इफ़ है कि सैंक्शंस उठती हैं और हमारी गैस पाइपलाइन हमें मिल जाती है या ईरानी तेल हमें मिलना शुरू हो जाता है, जो कि चाइना बगैर सैंक्शंस लगे हुए ले रहा है और कोई उसे रोकने वाला नहीं है उसके अंदर। अगेन उनकी पावर है ना, वो कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते, हम हमारी हिम्मत नहीं है इतनी। और दूसरा ये कि जो ईरान और इंडिया का नेक्सस हमारी इस्टेब्लिशमेंट को समझ आ रहा था, वो टूट जाएगा और हम एक और नया नेक्सस बना लेंगे, जो कि मेरे अपने ख्याल में इस खित्ते के लिए कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि इंडिया ईरान नेक्सस बने या हम पाकिस्तान ईरान नेक्सस इंडिया के ख़िलाफ़ या इंडिया ईरान नेक्सस पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बने। ये रीजनल पार्टनर्स को मिलजुल के चलना चाहिए। हमसाये आप चेंज नहीं कर सकते। वी शुड हैव बेटर रिलेशंस विद इंडिया, एंड इंडिया शुड थिंक ट्वाइस बिफोर एक्चुअली गोइंग इन द डायरेक्शन दैट दे आर गोइंग राइट नाउ। इस पर बहुत से हमारे जो इंडिया से देखने वाले भाव हैं वो खफा हो जाते हैं इस बात के ऊपर। बट इस वक्त ताली दोनों हाथों से बज रही है। हो सकता है बहुत बड़ा अरसा ऐसा रहा हो जब ताली हमने ज़्यादा बजाई हो, लेकिन इस वक्त ताली दोनों हाथों से बज रही है और ये इस खित्ते के अवाम के लिए कम से कम अच्छा नहीं है। हमारे लिए ज़्यादा बुरा है क्योंकि हमारे इकनॉमिक हालात बहरहाल ज़्यादा बुरे हैं और ये बात हमें मान लेनी चाहिए। इंडिया की जहाँ तक बात है, जो पाकिस्तान में एक नैरेटिव चला हुआ है कि पिछले साल की जंग के बाद इंडिया का स्टॉक दुनिया में गिरा काफ़ी हद तक एंड पाकिस्तान का स्टॉक बहुत हद तक राइज हुआ। हाउ मच ऑफ दैट इज़ प्रोपेगेंडा, वॉर प्रोपेगेंडा, एंड हाउ मच ऑफ दैट इज़ द ट्रूथ? अच्छा, अब मैं अगर कहूँ, मैं इसे मुस्तरद कर दूँ प्रोपेगेंडा कह के तो आप नाराज़ हो जाएंगे। अगर मैं कहूँ नहीं ये बिल्कुल ठीक है तो और लोग नाराज़ हो जाएंगे। मैं आपको बिल्कुल, देखिए, मैं बात कर रहा हूँ एम्पिरिकल एविडेंस के ऊपर। ठीक है। स्टॉक गिरने या स्टॉक बढ़ने से आपकी क्या मुराद है? अगर आप कहते ये हैं कि दुनिया में इस वक्त जो है आपकी स्टैंडिंग या आपकी इम्पोर्टेंस इस बात से निकाली जाएगी कि आपके साथ कितने लोग बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हैं, आपके यहाँ कितनी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है,
कितने मुल्कों में आपको वीज़ा फ्री एंट्री मिल रही है, कितने मुल्क आपको कंसेशंस दे रहे हैं, तो फिर इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा कि हम कहाँ खड़े। हाँ, अज़रबैजान के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर हो गए क्योंकि वो अपने मतलब अज़रबैजान का हम क्या करेंगे, वो बाकू चले जाया करेंगे, तो इंडिया वाले बाकू नहीं जाएंगे। इससे ज़्यादा तो मुझे कुछ फ़ायदा उसका समझ नहीं आता। टर्की के साथ हमारे ताल्लुकात पहले भी, हम तो वहीं खड़े। मेरा सवाल है कि आप जंग के बाद से क्या पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आई है? नॉट रियली। क्या पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात बेहतर हुए हैं? अभी आपने पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर, अभी अमेरिकन आए भी नहीं जिस दूसरे राउंड में, सिर्फ ईरानी आए हैं, तो आपने सिर्फ इस्लामाबाद का रेड जोन बंद नहीं किया, आपने इस्लामाबाद बंद किया, आपने पिंडी बंद किया, आपने मोटरवेज बंद की, आपने हाईवेज बंद कर दी। 10-10 दिन ट्रक खड़े रहे आपके। आपने अरबों रुपए का नुकसान किया क्योंकि आप डरे हुए थे। तो सिक्योरिटी के तो हमारे हालात अभी इतने बुरे हैं, ये रियलिटी है ना, आपको मुझे सबको नज़र आ रही है। भाई एक सिक्योर अच्छे मुल्क के अंदर मुज़ाकरात हो रहे हैं तो होते रहे, क्या फ़र्क पड़ता है? आता है को बंदा, चले आप रेड जोन बंद कर देते हैं सिक्योरिटी के लिए, चले मुझे समझ आती है। लेकिन आपको पूरा एक कोई 5-6 हज़ार स्क्वायर किलोमीटर का एरिया बंद करना पड़ जाए तो फिर तो कहीं कोई गड़बड़ है ना। तो अगर आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ी, अगर दुनिया के जो AI जाइंट्स हैं, दुनिया के जो टेक जाइंट्स हैं, वो अभी भी इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपके यहाँ इन्वेस्ट नहीं कर रहे, आपके जहाज़ों के कुछ सौदे शायद हो गए हैं और इंडिया के जहाज़ों के सौदे शायद कुछ कम हो गए हैं, फेयर इनफ, हाउ विल इट अफेक्ट द इकोनॉमी? इंडिया का रुपया 96 रुपीज़ पे है कल तक, और इंडिया का रुपया गिरा है अभी पिछले कुछ अर्से में। जंग की वजह से नहीं गिरा, उसकी और वजूहत है, बट गिरा है, बट अभी भी 96 में है। वी आर क्लोज टू 300। और ये आप 1-3 की रेशो पे हम हैं इस वक्त। इससे भी बुरे थे, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुई है, बट 1-3 की रेशो पे वी आर नॉट वेयर वी शुड ऑप्टिमली बी। मतलब इकोनॉमी का साइज छोटा है बट लोग भी कम है आपके पास, आपको मैनेज भी कम करने, और जाहिर है वो इस पर नहीं डिपेंड करता। मतलब सिंगापुर को हिसाब से ले रहे हैं कि ये छोटी मुल्क है तो सिंगापुर का तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, बट बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सी ऐसी वो एक के बाद एक ऐसी बस है जो हमने मिस की है। इंडिया में IT सेंटर्स बन रहे हैं, हमारे यहाँ IT सेंटर्स नहीं बन रहे। इंडिया में यही इन्वेस्टमेंट हो रही है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही। इंडिया इस वक्त टेक की फील्ड में इट्स बिकमिंग अ जायंट विद द पैसेज ऑफ टाइम। हम नहीं बन पा रहे, सो कहीं ना कहीं कोई मसला तो है ना। FDIs जो सबसे बड़ा इंडिकेशन होता है, नहीं आ पा रही। एक्सपोर्ट बिल आपका इम्प्रूव नहीं कर रहा, इम्पोर्ट बिल आपका पहले से ख़राब हो रहा है, आपको पेट्रोलियम लेवीज़ लगानी पड़ रही हैं ताकि आप अपना किसी तरह सर्वाइवल कर सकें। आप अभी भी IMF के साथ हैं, विच इज़ आपको पता है ना, IMF लास्ट रिजॉर्ट होता है, और इंडिया उस प्रोग्राम से बहुत पहले का निकला हुआ है, और हम उस प्रोग्राम से कभी एक दिन के लिए भी निकल नहीं पाए। आप देख लीजिए, अब कितने साल हो गए, 50 साल हो गए, 60 साल हो गए, 70 साल हो गए। तो मेरे तो सवाल बड़े सादा होते हैं कि यार ठीक है, अच्छा हुआ जंग हुई, इन ऑल प्रोबेबिलिटी, वंस अगेन अनकन्फर्म्ड कन्फर्म न्यूज़ मैं नहीं कहता, बट येस, जो जितने दिन की भी इंगेजमेंट रही, और ये बहुत छोटी इंगेजमेंट इसलिए रही कि बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि उसके बाद वी वर हेडिंग टुवर्ड्स अ न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि कन्वेंशनल वॉर में शायद मसला हो जाता दोनों मुल्कों के लिए, हमारे लिए ज़्यादा हो जाता, और उसके लिए एवरीबडी इंटरवीन कि यार ये नहीं होने देना हमने, बिकॉज न्यूक्लियर वॉर इज़ गोइंग टू बी अ डिज़ास्टर फॉर द ग्लोब, नॉट जस्ट 2 कंट्रीज़। तो वो ख़त्म हो गया उन 2 दिनों में। हो सकता है हमने जेट गिराए हों, और बल्कि 90% मुझे यकीन है। वंस अगेन मैं इसलिए कहता हूँ थोड़े से शक के साथ कि मुझे कोई घर पे आके मेमो नहीं देता, जिस तरह बाकी पूरे पाकिस्तान को जो है वो CIA और ISI और रॉ वाले जो है घर पे मेमो ड्रॉप कर जाते हैं। मैं तो बेचारा अखबार पढ़ता हूँ, उसमें जितनी तयक़ुन से वो लिखते हैं, बस उतने तयक़ुन से मैं आपको बता सकता हूँ। इन ऑल प्रोबेबिलिटी लगता यह है कि जो एयरफोर्स वाली कहानी है उसमें वी हैड एन एज। वो खुश होने के लिए कुछ अर्से के लिए बड़ी अच्छी बात है, और जंगी तराने भी उस पर आप बना सकते हैं, उस पर आप फंटास्टिक टी वाले अभी और कुछ मीम्स भी बना सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे व्हाट इज़ दैट आई हैव गॉटन आउट ऑफ इट? क्या मेरे रुपये की कीमत बढ़ गई है? क्या मेरा बिज़नेस बेहतर हो गया है? क्या बिज़नेस सेटल हो गया है? क्या मेरे दोस्तों की फैक्ट्रियाँ बंद होने से रुक गई हैं? आई डोंट नो। मेरे ये सवाल हैं बड़े सादा से, इनका कोई जवाब देना पसंद नहीं करता। And what if I asked about China's role in all of this? एक इंटरेस्टिंग सुपर पावर है चाइना या नहीं, ये भी एक सवाल है, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पावर इमर्ज कर रहा है जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में बिलीव नहीं करता। बिकॉज चाइनीज़ की फिलॉसफी पोस्ट माओ यही रही है कि उन्होंने डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट नहीं करना, उन्होंने चुप रह के अपना काम करना है। मतलब आपको पता है कि इंडिया के साथ भी उन्होंने जो जंगें लड़ी थी उसमें यह था कि गोली नहीं चलानी, डंडों से और गुलैलों से लड़ लो। आप यू कैन आप सोचते तो बड़ा अजीब सा लगता है कि डंडे मार लेंगे लेकिन गोली नहीं चलाएंगे बिकॉज लोग ना मरें। तो 1-2 आपको पता है कि इस किस्म के इंडिया ने तो सब मूवीज़ ही बना ली हैं अभी 1-2।
तो इस किस्म के इंसिडेंट हुए। 1962 की एक झड़प थी थोड़ी खूनी, उसके अलावा तो नहीं हुई। तो उन्होंने तो इंडिया के साथ भी, जिनके साथ उनके बहुत बुरे ताल्लुकात रहे हैं और तिब्बत वाले मामले पे एक बड़ा शदीद कॉन्फ्लिक्ट रहा है, उन्होंने उनके साथ भी लड़ाई नहीं की। उनका फोकस बड़ा क्लियर है कि हमें लड़ना नहीं है, हमें अपने आप को स्लोली एंड ग्रेजुअली उस स्टेज के ऊपर लेकर जाना है जहाँ कोई हमें चैलेंज ना कर सके। हम ईरान से सैंक्शन के बावजूद ऑयल ख़रीदेंगे और कोई हमें कुछ नहीं कह सकेगा। हम मिसाल के तौर पे आप आज देख लीजिए कि AI मॉडल्स जो आ रहे हैं, तो चाइना के मॉडल आर एज गुड इफ़ नॉट बेटर देन अमेरिकन मॉडल्स राइट नाउ। जिस तरह के मॉडल्स चाइना से आ रहे हैं हमारे पास, और जिस तरह की ट्रांजिशन हमें नज़र आ रही है, और जिस तरह वो इमर्ज हो रहे हैं एज अ टेक जायंट, वो शायद अमेरिका से कुछ अरसे में आगे निकल जाएंगे इस हवाले से। मिलिट्री माइट के हवाले से अभी भी बहुत फ़र्क है। अमेरिका के पास, जहाँ तक मुझे याद है, अगर मेरी फिगर्स गलत नहीं है, मैं बिल्कुल अगेन फ्रॉम द टॉप ऑफ माई हेड कोई कोट कर रहा हूँ, कोई पॉडकास्ट में गलती है ना निकाले मेरी, बट मेरा ख्याल है अमेरिका के पास कोई जो 16,000 या 17,000 जहाज़ है, वहाँ चाइना के पास शायद 6,000 के करीब जहाज़ है, मतलब जो अच्छे वाले जहाज़ हैं जिनकी फ़ाइट हो सकती है। तो अभी कोई कंपैरिजन वहाँ पर भी नहीं है। चाइना डज़ नॉट वांट टू एंगेज विद US बिकॉज वो इंगेजमेंट में उन्हें नुकसान हो जाएगा, तो वो इंगेज नहीं करना चाह रहे, और कभी भी उनका पर्पस नहीं था। तो इस वॉर में भी या किसी भी वॉर में भी आपको चाइना कूदता हुआ नज़र नहीं आएगा। वो पाकिस्तान के लिए भी नहीं कूदेगा, ये मैं आपको बता दूं। पाकिस्तान के लिए इस दफ़ा वो जो कूदा है, वो भी कूदा, आपने देखा, वो एक एग्रेसिव नहीं उसकी इन्वॉल्वमेंट थी, दैट वाज अ पैसिव इन्वॉल्वमेंट। दे हैव प्रोवाइडेड यू विद द ओवरऑल अम्ब्रेला ऑफ द चाइनीज़ टेक्नोलॉजी, वो उन्होंने आपको दी, आपने उसको यूटिलाइज़ किया और आपने उसके तहत चाइना के जहाज़ इंडिया के जहाज़ गिरा लिए। ये आपकी उनके साथ अंडरस्टैंडिंग है, बिकॉज वो बफर के तौर पे आपको यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज इंडिया एक बड़ी पावर है, चाइना एक बड़ी पावर है, दोनों आपस में अगर वो कितने, तो वो पाकिस्तान को यूज़ करते हैं कि इंडिया के दोनों तरफ वो एक कहानी खड़ी करते हैं। ये उनका मफाद है, ये कोई आपकी हिमालय से ऊंची और बहरा अरब से गहरी दोस्ती वाली बात नहीं है। उन्हें चाहिए ये बैलेंस उन्हें क्रिएट करना है दोनों साइड पे, इस वजह से वो आपके साथ कर रहे हैं। बट एग्रेसिवली नहीं आए, उनके जहाज़ उड़ के नहीं आए, उन्होंने कोई बमबारी नहीं की, उन्होंने अपनी फोर्स डिप्लॉय नहीं की, उन्होंने कोई ब्रास्टेक नहीं किया। और आपको लगता है अगर बुरा भी हो जाता तो ना आते? मेरा नहीं ख्याल। क्यों? उनके फ़ायदे में क्या होता है अगर पाकिस्तान? वो एग्रेसिवली इन्वॉल्व नहीं होना चाहते किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर। अभी कुछ अर्सा पहले मतलब ओपन इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर भी आपको पता है कि अमेरिकन और चाइनीज़ कॉन्फ्लिक्ट जो है एस्केलेट कर गया था, बट उस टाइम पे भी उन्होंने इंगेज नहीं किया। दे डोंट वांट टू एंगेज, दे डोंट। देखिए, ये सबक हैं जो आपने कोल्ड वॉर से सीखे हैं रशिया के साथ, क्योंकि रशिया ने अपनी बहुत तवानाई इसके ऊपर लगाई कि इंगेजमेंट की जाए, चाहे प्रॉक्सी इंगेजमेंट की जाए। उस प्रॉक्सी इंगेजमेंट का रशिया को इकोनॉमिकली इवेंचुअली नुकसान हुआ। आयरन कर्टन के पीछे जब खुला, आयरन कर्टन जब टूटा, जब USSR टूटा, जब ये सारी रियासतें बाहर निकलीं, तो इवेंचुअली हमने देखा कि रशियन इकोनॉमी हैज़ क्रिपल्ड, और वो अभी भी रशियन इकोनॉमी वहाँ पे नहीं है जहाँ पे उन्हें होना चाहिए। वो यूक्रेन वॉर को भी किसी मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचा सके इतने अरसे के बाद भी। ये शायद सबक उन्होंने सीखे हैं। कोल्ड वॉर की सिचुएशन रही, बट उस कोल्ड वॉर में उन्होंने प्रॉक्सीज़ नहीं क्रिएट की। चाइना जो है वो अभी भी कहीं ना कहीं छोटी मोटी प्रॉक्सीज़ उनकी हैं, काम कर रही हैं। वो इंडिया के साथ भी काम कर रही हैं, वो कहीं अफ्रीका में भी एक दो जगह वो काम कर रही हैं। वो बैक पे शाम को या ईरान को भी थपकी दे देते हैं थोड़ी बहुत, बट एक्टिव इन्वॉल्वमेंट जिसको आप एक्चुअली उनकी बैक्ड प्रॉक्सी कह सकें, जिस तरह ईरान की हिजबुल्लाह है या हौसी मलेशिया है, या फॉर दैट मैटर ईरान ने पाकिस्तान में सिपाही मोहम्मद को एक ज़माने में सपोर्ट किया था, या पाकिस्तान में खैर सऊदीया ने भी किया, यहाँ तो हम सऊदी और ईरान की प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे। इस तरह की इंगेजमेंट नज़र नहीं आती। ये उनका पॉलिसी नैरेटिव है कि उन्होंने चुप रह के अपने आप को वहाँ पर लाना है जहाँ पर वो लाना चाहते हैं। वो इसमें वक्त ज़ाया नहीं करना चाहते। एक हद तक करेंगे जहाँ तक उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ है। कहीं उनके मिनरल राइट्स हैं, उन्होंने उसका तहफ़्फ़ुज़ करना है। कहीं काने हैं जिसके ऊपर उन्हें लेकर जाने हैं अपने पास चीज़ें, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। कोई ऑयल रूट्स है, वो उसका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। बट बियॉन्ड दैट नो, दे आर नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व इन एन एक्टिव वॉर। आई डोंट सी दैट हैपनिंग। Where does Iran go with all of this? मतलब आपने अभी चाइना की बात की, पाकिस्तान की बात की, ईरान ने, I mean, there was some negotiation, obviously, जो इस्लामाबाद में हुई. There is some deal that has been proposed. Yes. And then yesterday, Iran attacked the Fujairah oil refinery. जी. तो एंड गोल क्या है उधर? अगर आप, मैं आपसे हाइपोथेसाइज करूं। नहीं, वो बड़ा क्लियर है, वो कोई इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, मैं कोई अपने आप को, आई डोंट claim to be a defense analyst or a foreign affair expert, but चूँकि एज अ कंसर्न पाकिस्तानी मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान के लिए क्या है, और चूँकि पाकिस्तान में ईरान की इन्वॉल्वमेंट बड़ी शदीद रही है ओवर द ईयर्स, तो उससे मैं डायरेक्टली या आप इनडायरेक्टली, शायद आपको एहसास ना हो, आप यू आर ए यंग पर्सन, बट हम लोग इफेक्ट हुए हैं। हमने वो इफेक्ट यहाँ पे देखे हैं, अपनी सड़कों पे देखे हैं। ईरान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से, सऊदी अरब की इन्वॉल्वमेंट की वजह से हमने इन सड़कों पे खून बहता हुआ देखा।
हमने मसाइल का यहाँ सामना किया है। हमने देखा है कि यहाँ सेक्टेरियन डिवाइड जो है वो ईरान की इन्वॉल्वमेंट की वजह से या सऊदीया की इन्वॉल्वमेंट की वजह से क्यों वसी तर हुआ है, और जिसकी वजह से आज भी हम उससे बाहर नहीं निकल पा रहे। आज भी ईरान, पाकिस्तान की 20% पॉपुलेशन जो है वो शिया पॉपुलेशन है। मैं आपको बड़ी ईमानदारी से ही कह रहा हूँ, और ऐसे बहुत से लोग बहुत खफा होंगे, लेकिन पाकिस्तान ईरान की अगर कभी जंग हो जाए खुदा न खास्ता, तो आपकी अक्सरियत जो शिया पॉपुलेशन है वो कहेगी ईरान वाले ठीक हैं और पाकिस्तान वाले गलत हैं। ये मैं बड़ी ईमानदारी से आपको बता रहा हूँ। मतलब वो एसोसिएशन जो है उनकी अकीदे के साथ ज़्यादा है बनिस्बत एक जोग्राफिक आइडेंटिटी की, जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं। और नेशन स्टेट में ये मैटर नहीं करना चाहिए असूली तौर पर, लेकिन चूंकि ये हमने खिता बनाया ही नेशन स्टेट हमने रिलीजन के नाम पे, तो फिर यहाँ पे तो ये होगा। ये एक चीज़ है। लेकिन आप बात जो कर रहे थे, मुझे मैं उसका आप सवाल कर लीजिए। मैं जो पूछना चाह रहा था, ईरान की आपने भी बात की, तो हाउ डिड ईरान अफेक्ट हमारी जो सेक्रेटेरियनिज्म, मतलब सुन्नी शिया डिवाइड ईरान या सऊदी ने कैसे क्रिएट किया पाकिस्तान में? चलो वो तो पूरी एक लंबी दास्तान है कि पाकिस्तान के अंदर कैसे आपने डिफरेंट फैक्शंस को सपोर्ट किया, यहाँ पे किस तरह लिटरेचर आया, यहाँ पे किस तरह हथियार आए, यहाँ पे किस तरह तंजीमें क्रिएट हुई, उनके दरमियान लड़ाई हुई, उनको फंडिंग कहाँ से आई, ये तो सारी दुनिया जानती है। हम बरसों यहाँ प्रॉक्सी वॉर्स लड़ते रहे। ये जो आपके सामलाई ज़हीर साहब के वालिद थे, सामलाई ज़हीर साहब, ये एक साइड पहले हदीस वाली जो कम्युनिटी थी वो वहाँ पे खड़ी थी। सिपाही मोहम्मद यहाँ पे बनी, सिपाही साहबा यहाँ पे बनी। फंडिंग्स कहाँ से आती थी, इनको कौन करता था, किस किस जगह से क्या क्या होता था, ये अपनी पूरी कहानी है। वो इस वक्त तो कॉन्टेक्स्ट नहीं है, मैं उधर नहीं जाना चाहता। इट्स प्रॉब्ली अ लिटिल बिफोर योर टाइम, बट हमने यहाँ पे देखा है, अभी भी है। अभी भी ईरान बड़ा एक्टिवली सपोर्ट करता है आपकी शिया कम्युनिटी को पाकिस्तान में, विच इज़ ओके, आई डोंट माइंड दैट, एज लॉन्ग एज इट डज नॉट गो टूवर्ड्स क्रिएटिंग फर्दर सेक्टेरियन डिवाइड। ठीक हो गया। अब आ जाइए ईरान में होता क्या। ईरान में बुनियादी तौर पर इस वक्त 3 पावर सेंटर्स जो हैं वो काम कर रहे हैं। ठीक है, एक पावर सेंटर वो है, आप देखिए, आप ट्रंप से आपको 1000 इख्तलाफ होंगे, बट 2.5 साल बाद या 2 साल बाद ट्रंप विल बी हिस्ट्री। बिल्कुल, आप और मैं ये अमरीकी तिल का जोर लगा लें, कुछ नहीं कर सकते। ट्रंप विल बी नो मोर। जेडी वेंस होगा कि नहीं होगा, कोई और आएगा कि नहीं आएगा, वी कैन नॉट टेल। बट इनकलाब के बाद से ईरान में या खुमैनी थे, या खामेनाई थे, या मुश्तबा खामेनाई। सो बेसिकली, और ये खुमैनी भी मर के हटे, खामनाई भी मर के हटे, और मुश्तबा खामनाई अभी थोड़ा सा प्रपोश है, बट हो सकता है वो भी किसी वक्त मर के ही हटेंगे। यानी जो ईरान का जो पावर सेंटर है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, वो प्रिटी मच एक मोनार्की की तरह एक्ट कर रहा है। और मोनार्क से आप सवाल नहीं कर सकते, उनका जो दिल करेगा वो करेगा। उनको अच्छा लगेगा, आप अच्छे लगते हैं तो आपको खिलत दे देंगे, अगले दिन आप बुरे लगेंगे आपको फांसी भी लटका देंगे, एंड नोबडी कैन क्वेश्चन देम। तो ईरान का पावर सेंटर जो इनकलाब के बाद से है, वो बुनियादी तौर पर जब इनकलाब आता है तो इस इनकलाब में कम्युनिस्ट होते हैं, इस इनकलाब में तलबा तंजीमें होती हैं, तोदा पार्टी है, खल्क पार्टी है। लेकिन ये एक दिन जिस दिन होता है तो मुल्लाज इसको हाईजैक कर लेते हैं, और हाईजैक करने के बाद जो हरावल दस्ता था इनकलाब का, यानी जो नौजवान थे, उनके साथ जो कुछ हुआ वो हिस्ट्री डॉक्यूमेंटेड है। हज़ारों की तादाद में, अगर लाखों की तादाद में नहीं, लोग मारे गए, लड़कियां रेप हुई, लोग जेलों में गए, फांसियां दी गई, सिर्फ उनको कि उन्होंने मुकम्मल तौर पे अपनी पावर जो है एग्जर्ट करके वहाँ पे लानी थी। इनकलाब से पहले यही इल्ज़ाम सवाक पे लगते थे, इनकलाब के बाद जो है यही इल्ज़ाम जो है पासदाराना इनकलाब जो है, जो आपकी जो ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड थी, ये उनके पास थी। उनके जैसे सेक्टर कमांडर कराची में एक दौर में एक्ट करते थे, तो ईरान में सेक्टर कमांडर दूसरा एक्ट करते थे। पाकिस्तान में मुख्तार मसूद साहब की किताब जो है लोहे याम, अगर आप पढ़ेंगे उसके अंदर बड़ी डिटेल में, वो उस दौर में चुके वहाँ थे, तो उसमें भी उन्होंने बड़ी डिटेल में ये बातें लिखी हैं, मतलब पाकिस्तानी ऑथर्स ने बनी बातें लिखी। खैर वो गुजर गया। उसके बाद हुआ ये कि ईरान का जो इनकलाब है वो इस बात पर उस्तवार हुआ कि हम अमेरिका के ख़िलाफ़ खड़े हुए, हमने ये बड़ा कारनामा किया अमेरिका के ख़िलाफ़। तो वाहिद नारा जो था वो उनके पास, वो मर्ग बर अमेरिका का नारा था। पहली दफ़ा हुआ कि तारीख़ में एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो अपने आप को लेजिटिमेट कहती थी, उसने एक और लेजिटिमेट गवर्नमेंट की एम्बेसी के लोगों को यरगमाल बना लिया, या एम्बेसी को यरगमाल बना लिया। आपको पता है वो कितने दिन, मतलब वो सैकड़ों दिन जो है वो चलता है, उसके बाद उन्हें निकाला जाता है। वो आर्गो आपने देखी होगी, बिल्कुल देखी होगी। तो ये भी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं हुआ। तो ये उनके लिए नारा बड़ा इंपॉर्टेंट था। इस नारे से वो अपनी पावर जो है वो कशीद करते थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑफ कोर्स आपने थोड़ा सा आवाम को भी
मुतमईन करना होता है कि नहीं वो लॉलीपॉप उन्हें देना होता है। तो पार्लियामेंट भी है, पार्लियामेंट में आता भी है, सदर भी आता है। इंतखाब कौन लड़ेगा, उसका फैसला कौन करेगा, वो मजलिस खबरगान करेगी। मजलिस खबरगान कौन करेगी, कैसे करेगी, क्योंकि वो फैसला ही करेगी कि सुप्रीम कमांडर कहेगा। आप सदर नहीं बन सकते जब तक सुप्रीम कमांडर को आपकी शक्ल पसंद ना हो। आप पार्लियामेंट का इलेक्शन नहीं लड़ सकते जब तक सुप्रीम लीडर को, जो आयतुल्ला हैं खामनाई, जो बहुत सारे, उनको आपकी शक्ल पसंद है तो ठीक है। इसका ये भी नहीं कि आपके नज़रियात के ऊपर उन्हें कोई इंडोर्समेंट देनी है, आपकी शक्ल पसंद नहीं है तो बस आप नहीं लड़ सकते। तो ये बेसिकली एक शैम डेमोक्रेसी है। उस शैम डेमोक्रेसी के अंदर जो पार्लियामेंट है वो बुनियादी तौर पर पपेट का रोल अदा करती है। वो बेचारे कभी इस्लाह पसंद वहाँ पे आ जाते हैं, कभी थोड़े से मॉडरेट आ जाते हैं, फिर उन्हें पर करके निकाल देते हैं, फिर दूसरों को ले आते हैं जो उनको ज़्यादा इनकलाबी लगते हैं। तो ये चलता रहता है। इसमें जो एक तीसरी पावर है वो सख्त गिर घड़ा में इस वक्त सईद जलीली का एक सख्त गिर धड़ा है 27 अरकान का। उन्होंने अपने दस्तखत से बयान भी जारी कर दिया। इधर मुज़ाकरात हो रहे थे, उधर बयान जारी कर रहे थे कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। ईरान की न्यूज़ एजेंसीज जो हैं वो आपस में, तस्नीम और राजा जो हैं वो आपस में लड़ रही हैं। इधर आप मुज़ाकरात करा रहे हैं, उधर जो है वो पासदारान इनकलाब के जो है उसका तर्जुमान का ट्वीट आ रहा है कि ये ईरान पाकिस्तान में हम एतबार नहीं कर सकते। तो आपको नज़र आ रहा है कि बड़ी कशमकश है वहाँ पर। कशमकश ये है कि अगर ये वॉर हुई जिस मर्जी वजह से हुई, ठीक है, वो हम उसके ऊपर 1000 बहसें कर सकते हैं, गलत सही, बट हो गई ना, शुरू होगी, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। वी कैन नॉट टर्न बैक द क्लॉक। बेस्ट सोल्यूशन इज़ कि वॉर ख़त्म हो जाए। यस। और वॉर ख़त्म होगी किसी टेबल पे ही ख़त्म होगी। इस वक्त हमने क्या किया हुआ है, ब्लॉकेड का ब्लॉकेड किया हुआ है। मतलब दैट इज उसके अपने मीम्स अमेरिका में बन रहे हैं कि हमने क्या किया हुआ है, ब्लॉकेड का ब्लॉकेड किया हुआ है। अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को देखेंगे तो ईरान, इराक़, कुवैत, सऊदीया, कतर, बहरैन और फिर ओमान नीचे, ये सारे मुल्क जो हैं, ये सारा ऑयल जो है ये इन्होंने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ही निकालना। बाबुल मंदब दूसरी तरफ है, उधर सिर्फ सऊदीया की एक आधी है जो बेसिकली इसराइल वाली साइड पे जो जाने के लिए, बट वो बहुत थोड़ा ऑयल है। इन बेचारे सारे वहाँ फंसे हुए हैं। इन सबको ईरान रोक के रखता है। हालांकि जो स्ट्रेट है उसके ऊपर ईरान और ओमान का शायद मुश्तरका कंट्रोल असूली तौर पे किसी का भी नहीं होना चाहिए, बट वो मुश्तरका तौर पे करते हैं। लेकिन चूंकि ईरान के जजीरे करीब है, वहाँ की उनकी प्रेजेंस ज़्यादा है, उनकी नेवी अच्छी है, तो इफेक्टिवली दे कंट्रोल इट। तो वहाँ से वो किसी को निकलने नहीं देते, बट कहते हैं हमारे जहाज़ निकलेंगे। इनके जहाज़ निकलते हैं तो अमेरिकन कहते हैं कि हम वो नहीं निकलने देंगे, तो चाइना को ऑयल नहीं डालने। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि ऑयल सारा ट्रैप्ड है वहाँ। ठीक, अब ये अगर जंग रुक जाती है तो दुनिया, हमारा 467 रुपये का जो मैं लीटर इस वक्त दे रहा हूँ, जो कि कुछ दिन पहले 610 रुपये मैं हाई ऑक्टेन डलवा रहा था, वो लोग कहेंगे 467 का शायद नहीं है, तो वो नीचे आएगा ना। इस मुल्क में मुझे फ़ायदा होगा, इस पूरे खित्ते को फ़ायदा होगा। ऑयल प्राइसेस नीचे आएंगी, हमारा इंडिया का, चाइना का, इस पूरे खित्ते का 80% ऑयल सारा वहीं से आ रहा है, और तो कहीं और तो कोई रिसोर्स नहीं है हमारे पास ऑयल लाने का। ये जब होगा, अच्छा अगर आप थोड़ा सा जंग से पहले चले जाएं तो रजीम के ख़िलाफ़ बड़े शदीद मुजाहरे हो रहे थे ईरान में, और नंबर्स हैं, मुख्तलिफ नंबर्स हैं। कोई 3000 कहता है, कोई 4000 कहता है, कोई 25000 तक कहता है कि लोग मारे गए। अभी 2 दिन पहले एक लड़के को फांसी उन्होंने दी है। उससे पहले एक और 19 साल लड़का था, साले मोहम्मद गालिबन उसका नाम था, उसको फांसी दी है, जो न्यूज़ आ रही है। और जुर्म क्या है कि आप खड़े हुए थे, आपने मुजाहरा किया था, तो इसके ऊपर फांसियाँ वो अभी भी दे रहे हैं। वो मुजाहरे क्या थे? मुजाहरे इसलिए थे कि ईरानी अवाम बहरहाल इस रजीम से तंग थे। आप यहाँ बैठ के बड़ा कह लें कि बड़ी अच्छी रजीम थी, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को रोमांटिसाइज करने का बड़ा शौक होता है, लेकिन ये रजीम कुछ नहीं दे सकी ईरानी अवाम को। रजीम से तंग थे, मजहबी सख्तगिरी से तंग थे। ये मजहबी सख्तगिरी जो पहले बहुत ज़्यादा थी, वो बड़े शहरों में बहुत कम हो गई। मतलब अभी भी आप ईरान में जाएंगे तो तेहरान में आपको उतना मजहबी सख्तगिरी, और इसके लिए उन्होंने जिद्दोजहद करके वहाँ तक लाए कि हर कोई बंदा अब औरतों को नहीं कहता कि तुम हिजाब ओढ़ो, या हर कोई आके आपके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहा है, या जो आपकी जो पुलिस है, जो इखलाकी पुलिस है, वो हर वक्त मॉरल पुलिसिंग वहाँ पे नहीं करी बड़े शहरों में। बट छोटे शहरों में अभी भी वहाँ गड़बड़ है, बट लोग एक्चुअली तंग हैं। वही बात है ना, 1-1 करोड़ का आप नोट छाप रहे हैं, दुनिया से आप कुछ कर नहीं सकते, इंटरनेट आप चला नहीं सकते, आप दुनिया से ट्रेड आप कर नहीं सकते, बिजनेस आप कर नहीं सकते, एक्सपोर्ट आप कर नहीं सकते, करेंसी आपकी ज़मीन पे गिरी हुई है, तो कहीं ना कहीं लोगों ने भड़कना है। ये रजीम के ख़िलाफ़ मुजाहरे हो रहे थे, और ये बड़ा था कि रजीम जो है बहुत क्रम्बल कर रही है, और रजीम को बहुत पुरतशद्दुद तौर पे रिएक्ट करना पड़ा। उस वक्त अमेरिकन को पता नहीं ब्रेन वेव पता नहीं गलत वक्त पे आई, ये सही वेव पे आई, और उन्होंने जंग जो शुरू की। तो क्या हुआ, जब जंग शुरू होती है ना, ईरानियों की एक 6000 साल की हिस्ट्री है, विच इज़ नॉट अ रिलीजियस हिस्ट्री। आपको देखिए, रिलीजन तो आपका शुरू होता है ना 1500 साल पहले, 1400 साल पहले, और वो रिलीजन भी है जो आपका अरब से इस्लाम आता है। आपको पता है ईरान की जो शिया कन्वर्जन है वो तो ज़्यादा पुरानी नहीं है। मतलब 900 साल तक ईरान वॉज अ सुन्नी कंट्री,
शिया तो बहुत बाद में आके बने हैं ईरान में। यानी ईरान की शिया जो हिस्ट्री है वो छोटी है और सुन्नी हिस्ट्री उनकी बड़ी है, और शिया भी परसिक्यूशन के थ्रू उन्हें बनाया गया उस दौरान, बट ओवर वो दुनिया भर में होता था, और बन गए तो बन गए, अब वो उसके साथ एसोसिएटेड है वो अपनी जगह। तो ये जी हमारा वो है, हमारा करबलाई रिश्ता 14 साल पुराना है, ये भी सब ऐसे ही बस हवा में होने वाली बातें। तो वो सारी वो कहानी वहाँ पे नहीं है। इशू ये है कि अगर ये अच्छा, रजीम से पहले मैं आपको एक बार बता सकता हूँ, इसराइल के पास भी एक मुझे जो चीज़ एक थेरी जो है वो ये है कि अगर आपने देखा हो माइक हक्काबी एक दफ़ा नेतन्याहू के साथ, अभी कुछ दिन पहले उसका वीडियो जारी थी जिसमें नेतन्याहू जिसको हमने मार दिया था और हमने कहा था उसके यही क्लोन्स फिर रहे हैं, तो वो अपने हाथ में दिखा रहा था कि ये मेरे हाथ में ये है एक कार्ड और इस पर वो 40 लोग लिखे हैं जिनको हमने ख़त्म करना है। सो दे वॉन्टेड टू गेट रिड ऑफ द हार्ड लाइनर्स and then negotiate with the people who can listen to the reason. This could be one reason कि हम ऊपर वाली लीडरशिप उड़ा देंगे, सेकंड टियर की भी उड़ा देंगे, तीसरे टियर पे जो है रीजनेबल लोग हैं इनके साथ बातचीत हो सकती है, ये ऊपर वाले दो के साथ बातचीत नहीं हो सकती। क्या बातचीत करनी है? ऑफकोर्स बातचीत ये करनी है कि यूरेनियम आपने अफजुदा नहीं करना है। बातचीत क्या होनी है? आप हमारे साथ मिल जाएं। बातचीत क्या होनी है कि ऑयल आप हमारी मर्जी से थोड़ा सा हमारे साथ शेयर कर लें। बातचीत क्या होनी है कि आप हिजबुल्लाह को सपोर्ट करना छोड़ दें, हौसीज के पीछे ना जाएं अपनी, यही बातचीत होनी है और क्या बातचीत होनी। लेकिन ये बातचीत किनसे हो सकती है और किनसे नहीं हो सकती, प्रॉब्लम उनके जहन में ये था। तो इस वजह से उन्होंने एक हल्ले में, और आपको पता है कि लीडरशिप उन्होंने एक्चुअली साफ कर दी है। ठीक है, आप कहें जी हम इखलाकी फतह हो रही है और वो, बट लीडरशिप उन्होंने साफ कर दी। बिल्कुल। उस चक्कर में 160 बच्चियां भी मरी। मतलब ये देखें ना, ये ब्रूटैलिटी है ना जिसको कोई किसी सूरत अप्रिशिएट नहीं कर सकता, बट जंग के अंदर आप वो सोच नहीं रहे इस तरह। जिस तरह गज़ा में ब्रूटैलिटी देखी हमने, ईरान में भी शुरू में हमने, हालांकि टारगेटेड किलिंग थी बट उसके साथ हमने ब्रूटैलिटी भी देखी वहाँ पे। मुझे ये लगता है कि इस वक्त जो कहानी चल रही है उसमें ईरान में ये 3 धड़े आपस में फंसे हुए हैं। कालीबाफ वाला जो स्पीकर पार्लियामेंट है, ये बेचारे प्रैग्मेटिक लोग हैं कि यार ख़त्म होनी चाहिए, हम जाते हैं पाकिस्तान मुज़ाकरात कर लेते हैं। ऊपर जो मुल्ला हैं वो जो सुप्रीम लीडर है मुश्तबा खामनाई, उनके बारे में किसी को एक्चुअली इस वक्त प्रॉपर नहीं न्यूज़ कि वो जिंदा भी हैं कि नहीं है, कि सामने नहीं आए। मेरा अपना ख्याल है कि कोई, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, है उनकी तरफ से कोई ऐसी ख़ास हमारे पास इंडिकेशन नहीं है कि इंजर्ड हैं क्या है। लेकिन उनका और जो नीचे पासदारान है वो ये नहीं चाह रहे कि ये जंग ख़त्म हो। ख़त्म होने में क्या होगा? ख़त्म होने में 2 नुकसानात होंगे। एक तो ये कि अमन आ जाएगा, और जब अमन आ जाएगा तो फिर लोग कहेंगे अच्छा अब हम क्या करें, अब ज़रा हम पूछेंगे यार ये आप कर क्या रहे हैं। इस जंग के दौरान, ये इस जंग से पहले जो ब्रूटैलिटीज़ हैं उनके ऊपर आपके क्वेश्चंस उठेंगे। और तीसरा ये कि अगर आप इंटरनेशनल फोल्ड में आ जाते हैं तो पासदारान का जो पूरा नैरेटिव है वो कमज़ोर पड़ जाएगा। मरकबर अमेरिका वाली कहानी ना, बिकॉज जंग जब होगी, टेबल के ऊपर सुलह होगी, तो अमेरिका और अमेरिकन और ईरानी सामने बैठ के हाथ मिलाएंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे। ज़ाहिर दोस्ती का हाथ ही होगा ना, तभी जंग और दोस्ती 2 ही पॉसिबिलिटीज है ना। ये तो नहीं होता कि तुम जाओ अपने घर बस ऐसी सुलह होगी, मैंने शक्ल नहीं देखनी तुम्हारी। तो वो उसमें उनका नैरेटिव कमज़ोर होता है। उसमें मुझे लगता ये है कि वो अब वो जो है उनकी कशमकश चल रही है इस वक्त। और उस कशमकश में, मतलब मार्को रूबियो का बयान कुछ देर पहले मैंने देखा, उन्होंने कहा जी हम ईरानियों से बात करते हैं, वो जाके कुछ और ईरानियों से बात करते हैं, वो फिर आपस में बात करते हैं, फिर जो बात उन्होंने मानी होती है वो उस बात से मुकर जाते हैं। अमेरिकन भी गलत होंगे, बट अमेरिकन की ये कम से कम हमें पता है कि उनकी चेन ऑफ कमांड इस वक्त एक ही है। हमें पता है ट्रंप अगर कल कहेगा सुलह करनी है तो फिर सुलह करनी है, ख़त्म होगी बात। ट्रंप कहेगा ब्लॉकेट करना है तो फिर ब्लॉकेट करना है। ईरान में मुझे इस वक्त कोई आइडेंटिफाइबल, मुझे नहीं पता कि मुश्तबा खामनाई इज़ कॉलिंग द शॉट्स, अहमद वाहिदी जो पासदारान के हेड हैं इज़ ही कॉलिंग द शॉट्स, या गालिब बाफ और इराकची जो हैं आर दे कॉलिंग द शॉट्स। इस हद तक हुआ कि एक आपका जो वो आपका मेन नुमाइंदा है वो पहले राउंड में आता है और दूसरे राउंड में विड्रॉ कर जाता है विदाउट एनी रीज़न। वो 15 नुकात देते हैं, आप 10 नुकात देते हैं। असल जिसमें कहानी है वो यूरेनियम एनरिचमेंट के ऊपर ही कहानी है, और बड़ी बड़ी, या लेबनान वाली एक कहानी जो बीच में हमने डाली हुई, और तो कोई बड़े ऐसे कोई ख़ास चीज़ें नहीं। तो ये मुझे लगता है कि ये जो ईरान के अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इस वक्त इस जंग को बढ़ा रहा है। यूएई पे हमला कल होता है फुजैरा के ऊपर, आपको पता है यूएई ओपेक मेंबर है, ठीक है, ओपेक मेंबर जी जी, मतलब वही मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। यूएई ओपेक मेंबर है, ईरान ओपेक मेंबर है, ठीक है, बाय डेफिनेशन। ईरान को इन्होंने जब अमेरिकन सैंक्शंस लगी तो ओपेक ने कहा कि ठीक है, ओपेक का होता ये है कि यार आप एक ख़ास हद से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं करेंगे, बिल्कुल, ताकि सप्लाई एंड डिमांड में तवाज़ुन बरकरार रहे। तो आप फ़र्ज़ कर लीजिए, आप कहते हैं 3.4 मिलियन बैरल जो है वो आपने प्रोड्यूस करना है, चाहे आप 5 मिलियन बैरल प्रोड्यूस कर सकते हो। तो ईरान के ऊपर से उन्होंने ये रिस्ट्रिक्शंस हटा दी कि यार आप जितना प्रोड्यूस करना है, अगर आप बेच सकते हैं तो बेच लें,
तो ईरान ओपेक का मेंबर होते हुए भी ओपेक रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करता। यूएई और सऊदीया के पॉलिटिकल इख्तलाफात पिछले दिनों खुलकर सामने आए हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट जो प्रॉक्सीज कभी यूएई, और मुझे नहीं समझ आती कि यूएई वालों को क्या सूझी है कि वो प्रॉक्सीज में इन्वॉल्व होना शुरू हो गए। हालांकि उन्होंने जो तरक्की अपनी सारी की है वो इन सारे कॉन्फ्लिक्ट से अपने आप को दूर रख के की थी एज ए न्यूट्रल। डू यू थिंक दैट्स द इशू कि वो अब इतने बड़े हो गए हैं कि वो नहीं, बड़े कोई नहीं हुए, बड़ों का इशू नहीं है। अब वो ये कह रहे हैं कि अब जो विड्रॉ करने की कि हम ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर सकते हैं लेकिन आप हमें करने नहीं दे रहे, तो हम ओपेक के मेंबर नहीं, हम अपनी मर्जी से ऑयल प्रोड्यूस करेंगे और ऑयल बेचेंगे और वहाँ से हम पैसे कमाएंगे और जहाँ मर्जी, हमें सऊदी इन्फ्लुएंस नहीं चाहिए। दे वर एट गुड टर्म्स विद सऊदीज, बट अब वो खलीज जो है थोड़ी सी गल्फ के अंदर भी बढ़ रही है। दे वांट टू बी प्रोबेबली पॉलिटिकल प्लेयर एज वेल, जो कि पॉलिटिकल प्लेयर वो नहीं थे इससे पहले, अब से चंद साल बन पहले। सकते हैं? हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हु नोस। आई डोंट वांट टू कमेंट ऑन दैट, बट होता ही है कि जिस दिन यूएई ये ऐलान करता है कि हम ऑयल प्रोड्यूस करेंगे ज़्यादा, और क्यों करता है को पूछो यार, स्टेट ऑफ हॉर्मज़ बंद पड़ी है, तुम ऑयल प्रोड्यूस करके बेचोगे कहाँ? मतलब पहले खोल तो लेने दो। ये अचानक ऐलान किसी को इंडिकेशन है ना, किसी को मैसेज है। और अगले दिन ईरान क्या करता है, ईरान फुजेरा के ऊपर मिसाइल गिरा देता है और यूएई के ऊपर हमले शुरू कर देता है। अब ये हमले क्यों हो रहे हैं? इस वक्त उन हमलों की कोई तुक है नहीं। चलें आप किसी अमेरिकन जहाज़ को टारगेट कर रहे हो, जो कि अभी हुआ भी है, उन्होंने इनके किया है, इन्होंने उनको किया थोड़ा बहुत, फिर भी सेंस बनती है। बट ये इसका क्या मतलब है? बिकॉज यू वांट टू एस्केलेट थिंग्स, जहाँ पे जंग जो है वो लगी रहे। तो जंग का लगा रहना मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की समझ आता है। ईरान में सिवाय इसकी मुझे कोई वजह समझ नहीं आती कि ईरान की जो सख्त गिर पार्टीज़ हैं या सख्त गिर उनके धड़े हैं, वो इस बात से खौफजदा हैं कि जंग ख़त्म होने के बाद उनका इन्फ्लुएंस जो है उसमें कमी आ जाएगी। और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि जो रजीम चेंज की बात हम कर रहे थे, वो वाकई रजीम चेंज एक्चुअली अवाम के थ्रू, जो कि होनी भी चाहिए। अमेरिका का कोई राइट नहीं है कि वो जाके रजीम चेंज कराता रहे, बिकॉज अमेरिका रजीम लोगों के लिए चेंज नहीं करता, अमेरिका अपने मफादात के लिए चेंज करता है। रजीम चेंज होगी, अवाम को चेंज करनी चाहिए। इन्होंने जब इनकलाब आया था तो अवाम ने इनकलाब लेकर आए थे ना, बेशक उसमें इंटरनेशनल पार्टीज़ की इन्वॉल्वमेंट थी, बट एक्चुअली वो अवाम का लाया हुआ इनकलाब था, गलत या सही, बट ये उनका राइट है ना, ईरानियंस का राइट है। ये राइट पाकिस्तानियों का नहीं है, इंडियंस का नहीं है, अमेरिकन का नहीं है। लेकिन इस इनकलाब में अगर 6 महीने लगें, साल लगें, 1.5 साल लगें, ठीक है, तो क्या दुनिया बस ऐसी बैठी रहेगी? अब मिसाल के तौर पे मैं यूएई में रहता हूँ, क्या मैं रोज़ सुबह उठूँगा विद नो आइडिया कि कल ड्रोन इधर आ रहा है, नहीं आ रहा, जंग चल रही है, नहीं चल रही? क्योंकि जिस तरह कल वाले अटैक्स, जिस तरह आपने कहा, वेरी आउट ऑफ द ब्लू, कोई लॉजिक नहीं सामने आ रही। एक रेवोल्यूशन आते आते भी नहीं, लॉजिक तो आ रही नहीं, रेवोल्यूशन नहीं है। देखिए, मैं रेवोल्यूशन के तो कोई हक में नहीं हूँ, ठीक है। मेरे ख्याल से तो चीज़ें एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू ठीक होनी चाहिए। ईरान में रजीम एवोल्यूशनरी प्रोसेस के थ्रू, मैं बड़ी ईमानदारी से आपको कह रहा हूँ कि ये जंग अगर ना छिड़ती तो मुझे लग रहा था कि 2027 अगले 1-2 साल बहुत क्रिटिकल हो जाएंगे और रजीम से संभला नहीं जाएगा, रजीम चेंज हो जाएगी ईरान के अंदर। इस जंग ने रजीम को मुत्तहिद किया, रजीम को सपोर्ट दी, रजीम को फ्यूल दे दिया कि देखो यार, ये थे अमेरिकन, ये देखो ना तुम्हारे बच्चियों को मार रहे हैं, इनके खिलाफ हम खड़े थे, तो हमें खड़ा होना चाहिए ना। हालांकि उस नारे से कमाल, लेकिन वो एक जज्बाती नारे के तहत आपने मुत्तहिद कर दिया। जो मैं आपसे बात कर रहा था, मेरा ख्याल है ये पशकियान का जो कुछ अर्सा पहले बयान उनका, हमारी 6,000 साल की हिस्ट्री है। 6,000 साल की हिस्ट्री जब आप करते हैं ना, तो आप बहुत पीछे जाते हैं। आप इस्लाम के साथ नहीं जोड़ रहे, आप पर्शियन डायनास्टीज़ के साथ अपने आप को जोड़े, और यू आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। तो आप वहाँ पे कहते हैं कि यार हम, ये बहुत एक प्राइड वाली नेशन है जो अपनी हिस्ट्री, अपनी रूट्स के साथ बड़ी उससे जुड़ी हुई है। तो इसने वहाँ पे जो है ना वो ग्लू प्रोवाइड किया। वो 6,000 साल पुरानी हिस्ट्री को क्यों प्ले में ला रहे हैं कि ये इसको डिस्ट्रॉय करने आ रहे हैं ये लोग, हम इसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। एंड एवरीबडी, वेदर यू बिलीव इन रिलीजन और नॉट, वेदर यू बिलीव इन रजीम और नॉट, वेदर यू बिलीव इन विलायत फ़क़ीह और नॉट, यू हैव टू बी पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस अगेंस्ट द शैतान आज़म, जिसे वो कहते हैं ना, यू नो, द बिगेस्ट ईविल। तो वो सारे उन्होंने मुत्तहिद कर दिया, तो ये इनको फ़ायदा हो गया। बिल्कुल, ये फ़ायदा ये अपने हाथ से स्लिप नहीं होने देना चाहते, मुझे लगता है। अगेन मैं बार बार ही कहता हूँ, ये मेरी असेसमेंट है, बिल्कुल गलत है आपके, यार आप बिल्कुल गलत कह रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं, बट सामने आ रहा है ना। मतलब देखिए, सईद जलीली वाला धड़ा जो है वो ख़त लिख रहा है कि यार ये खामनाई साहब ने अगर ये बयान भी दिया तो गलत दिया है। एक आपका इधर आता है
मुज़ाकरात करने अगली दफ़ा विड्रॉ करके चला जाता है, मुज़ाकरात करने आता है, अचानक टेबल पे पता लगता है कि सब कुछ ठीक हो रहा है और फाइनली दे हैव टू गो बैक बिकॉज पीछे से कोई ऐसी आ गई है कि यार नहीं आपने एग्री नहीं करना, बहुत आगे पहुँच के एंड दे विड्रू। हमें पता है कि ईरानियंस विड्रू, नॉट द अमेरिकन्स हु विड्रू। हमें ये भी पता है कि यूरेनियम के ऊपर इवेंचुअली ईरानियंस को भी पता है और हमें भी पता है कि कोई समझौता नहीं होगा बिकॉज दुनिया, हम उसके ऊपर एक पूरा प्रोग्राम कर सकते हैं कि एनपीटी होना चाहिए, एटम हम रखने का हक होना चाहिए, बट दुनिया अब किसी और न्यूक्लियर पावर को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है, या कोई भी। हम भी नहीं चाहेंगे कि इस खत्ते में एक और न्यूक्लियर पावर, पाकिस्तान वुड नॉट वांट अनदर न्यूक्लियर पावर, इंडिया वुड नॉट वांट अ न्यूक्लियर पावर, चाइना वुड नॉट, अमेरिका वुड नॉट, कोई नहीं चाहेगा। जो न्यूक्लियर पावर्स बन गए वो और इस क्लब में नहीं चाहते इंडक्टीज मजीद, ईरान को भी नहीं चाहते, पाकिस्तान भी नहीं चाहता ओपनली जो मर्जी कहे, बिकॉज बैलेंस बहुत गड़बड़ हो जाएगा। और ऐसी रिजीम जो अनस्टेबल हो, जहाँ के लोगों का कोई सर पैर ही ना हो और जहाँ डेमोक्रेसी ना हो, जहाँ एक दिन मुश्तफा खबनाई साहब को सुबह सुबह ख्वाब आए कि मुझे एटम चला देना और तो चल सके एटम, तो बड़ा मसला है भाई वहाँ पे, तो ये मुसीबत है। तो कोई नहीं चाहेगा, तो उसके ऊपर भी उन्हें पता है कि इसके ऊपर कोई समझौता नहीं होगा, इसका कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और हमने बीच में बड़ी अफवाहें सुनी कि हम पाकिस्तान को हैंड ओवर करने लगे हैं, हम पाकिस्तान को इन्वॉल्व करने लगे हैं, सो ऑन सो फोर्थ, इस किस्म की बातें, उन्हें पता था किस किस्म की बातें हो रही। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपका सख्त गिर धड़ा है, जो वाहिदी साहब का है या जलीली साहब का है, ये उसकी पावर उनके हाथ से निकल जाएगी। अगर सुलह, सीज़ फायर हो जाता है, जंग खुल जाती है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुल जाता है, ब्लॉकेट ख़त्म हो जाती है, एंड अमेरिका वांट्स ईरान टू बी इन द फोल्ड, कि आओ यार ठीक है तुम भी ऑयल एक्सपोर्ट करो, थोड़ा सा आओ हमारे साथ मिलो, हम सैंक्शंस हटा देते हैं। अमेरिका ईरान के दरमियान दुश्मनी ख़त्म हो ना हो, लेकिन थोड़ी सी दोस्ती की लहर अगर शुरू हो गई तो वो नारा फौत हो जाएगा जिस नारे के ऊपर वो खड़े हुए। लेकिन जो डेडलॉक है, एट सम पॉइंट अमेरिका को कुछ करना पड़ेगा ना। दुनिया अब स्ट्रेट को बंद कितने अरसा रखेगी? जी जाहिर। तो ये डर नहीं होने के इवेंचुअली यू विल ट्विस्ट ट्रम्प्स आर्म इनटू डूइंग समथिंग? देखिए उनका डर क्या है, उनका ये ज़्यादा बड़ा डर है कि हमारे अपने लोग हमें मार देंगे किस दिन, जो कि मारने लगता था कि मार देंगे, अभी 1 साल पहले की बात है। तो आगे कुआं पीछे खाई वाली बात है ना। मतलब ये पॉसिबिलिटी है कि अब अमेरिकन्स, अब ये एक और पॉसिबिलिटी कि अमेरिका जिस तरह शुरू में टारगेट किलिंग हुई थी, इस तरह एक और वेव चले और जो और 40 लोग आइडेंटिफाई करके उनको भी वो मारने। बट हुआ ये फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली कि आपने जिस टीयर को ख़त्म किया, नीचे वाला टीयर उससे ज़्यादा हार्ड लाइनर निकला है, वो ज़्यादा इनसिक्योर है। ऐसे वो इनसिक्योर क्यों है, मुझे वो बात समझ आती है। आपकी तनख्वाह हो ना 2 लाख रुपये और अचानक आपको 25 लाख रुपए वाली तनख्वाह पे कहीं जॉब दे दी जाए, तो आप पहले दिन से इनसिक्योर हो जाएंगे। दिस हैपन्स, मतलब हम सब उस फेज से गुजरे, हमने सब ने इस लोग को देखा। तो मेरा ख्याल है जिस टीयर के पास पावर आई है वो शायद पावर अभी डिजर्व नहीं करते, दे बिकम वेरी वेरी इनसिक्योर। कि एक तो ये कि वो इस काबिल नहीं है, उनका उतना प्रोफाइल नहीं है, उनका उतना पीछे नहीं है, तो उनकी वो दे आर हैंगिंग बाय अ थ्रेड राइट नाउ। सो दे आर वरीड कि ये किसी ऐसी उस पर नहीं होनी चाहिए। देखिए ना, मतलब अगर आपको ये हो कि यार आपको भी पता है ना, ये तो लॉजिकल बात है, आप यहाँ बैठ के कह रहे हैं कि यार सारी उम्र तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद नहीं हो सकती, उनको ही पता है। यूएई पे आप मिसाइल क्यों मारेंगे? कल से आप वहाँ ड्रोन भेज रहे हैं, कल से आप बैलिस्टिक मिसाइल भेज रहे हैं, जिसका आपको कोई फायदा, आप यूएई तबाह कर लें ईरान, सो व्हाट? लड़ाई किससे है? अमेरिकन से। लड़ाई इनडायरेक्टली किससे है? इजराइल से। क्या इजराइल को फ़र्क पड़ रहा है? अब तो पहले हम कहते थे ना, हमने जनाब वहाँ के रडार तबाह कर दिए। हमारे यहाँ तो ऐसी ऐसी कहानियाँ, इतनी दिलचस्प कहानियाँ होती हैं। हमारे यहाँ साइंस बहुत शानदार होती है जो पढ़ाई जाती है ना। कल हमारे 2 लोग बैठ के बहस कर रहे थे कि ब्लैक होल जो है अगर ज़मीन और चांद के बीच में आ जाए तो शकुल कमर होगा कि नहीं होगा। तो अल्लाह माफ़ करे, तो ये तो डिस्कशन हो रही है। हमारा एक बंदा बैठ के कह रहा है कि पाकिस्तान में बिजली का बुरान इस वजह से आया कि मोबाइल जो है वो ज़्यादा चार्ज हो रहे हैं, तो इस वजह से बिजली जो है वो कम हो गई। तो ये तो हमारे यहाँ साइंस है। एक और मैं देख रहा था कि जो ईरान ने अमेरिका के रडार तबाह कर दिए हैं, ये हार्प टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो है ना, इसने बारिश को रोका हुआ था ईरान में, तो अब बारिश होना शुरू हो गई। तो बंदा कहे यार मैं किधर जाके सर मारूं और किसके सर पे मारूं? तो चले वो रडार तो हो चुके हैं ना, खत्म हो गया, आपने सारे रडार तबाह कर दिए, बारिश वारिश का भी मसला खत्म हो गया। अब आप क्या कर रहे हैं? मतलब फुजैरा ऑयल रिफाइनरी अगर आपने तबाह कर दी, इससे पहले ही ऑयल कहीं नहीं जा रहा, तो होगा क्या? मतलब मुझे सिवाय वही ना, वही बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, सिवाय इसके कि एस्केलेशन और केओस में इजाफा होगा और कुछ नहीं होगा। और एस्केलेशन और केओस में क्या होता है, हमेशा हार्डलाइनर्स फ़ायदा उठाते हैं। तो दे वांट टू मेक श्योर कि उनकी पोजीशन इतनी मुस्तहकम हो, या वो अपनी टर्म्स पे किसी तरह किसी को घुटनों पर बिठा के ला सकें। वो इस वक्त सुलह में इंटरेस्टेड नहीं है खास, जो सख्त, ये नहीं सारे ईरानी नहीं,
मुझे लगता है कि जो प्रैग्मेटिक लोग हैं, कालेबाफ जैसे लोग, ये इराक़ी जैसे लोग, ये शायद सुलह में इंटरेस्टेड हैं. देयर इज़ एवरी पॉसिबिलिटी मुश्तबा खामनाई या उनके गिर्द का जो ग्रुप है शायद वो भी इंटरेस्टेड हों किसी हद तक. बट जो पासदारान वाला ग्रुप है ना, वो बिल्कुल मुझे इंटरेस्टेड इस वक्त नहीं नज़र आता. ना उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, ना उनके ट्वीट से लग रहा है, ना उनके बयानात से लग रहा है, ना उनके लिखे हुए ख़त से लग रहा है, ना उनके एक्शन से लग रहा है इस वक्त. जैसे मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगा रिलेटेड टू द यूएई. क्या इस जंग में सबसे ज़्यादा नुकसान यूएई को हुआ है? क्योंकि उनकी इमेज ऑफ सेफ्टी सिक्योरिटी एक बड़ी न्यूट्रल सा स्टांस, उन्होंने सॉर्ट ऑफ ऑलमोस्ट स्विट्ज़रलैंड इन द मिडल ईस्ट थे वो. एंड एवरी इंटरसेप्शन, बेशक उन्होंने ऑब्वियसली मेजॉरिटी के ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम इंटरसेप्ट किए या ऑल ऑफ देम इंटरसेप्ट किए, लेकिन दी पॉइंट बीइंग कि वो जो इमेज है, वो जो चीज़ है ऑफ सेफ सिक्योर, क्योंकि दैट्स वेयर अ लॉट ऑफ पीपल वर पार्किंग देयर मनी, अ लॉट ऑफ पीपल वर मूविंग देयर फैमिलीज़. क्या उनका वो इमेज रिटर्न हो सकता है? पहला सवाल. और दूसरा सवाल ये कि क्या वो जो नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं विद इज़राइल एंड इंडिया एंड एवरीथिंग, क्या वो सही नेक्सस क्रिएट कर रहे हैं कंसिडरिंग देयर नेबर्स एंड देयर फॉल आउट विद सऊदी एंड पाकिस्तान के साथ भी थोड़ा सा उनके अब टर्म्स उतने अच्छे नहीं रहे? या so is that the right decision from them? And also obviously are they the ones most affected by a lot of these things? Because like you said, अमेरिका तो अपने एक इंसुलेटेड बबल में वापस भाग जाएगा, अमेरिका को कुछ नहीं होना. नहीं भागता. आपने ऐसे कहा कुछ चूहा इधर आया था तो वो करके काट के भाग शेर भी आया, वो जाके अपने घर चला जाएगा, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता. अमेरिका को कोई कुछ नहीं कर सकता. दिस इज अ फैक्ट. इजराइल has been in its own kind of war forever. Israel is not dissimilar to Iran in its like it's always been in a sort of aggressive environment. वो तो it's not like कि पहले बड़ी उनकी दोस्तियाँ थी इस region में. America again insulated in North America. The UAE, the ally of America and Israel here and India is the one जिसकी reputational damage तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन जिसकी image damage तो हुई है. अब obviously मैं सुन रहा हूँ कि उधर मिसल गिर रही हैं, ये कर रही हैं, मैं सोच रहा हूँ मैं जाऊँ ना जाऊँ. How does this affect the UAE in the future? यार मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई डैमेज इतना बड़ा है जितना आपका ख्याल या जितना कुछ लोगों ने यहाँ पे पोर्ट्रे किया है. मतलब हमारे यहाँ तो PSL जो है वो अवाम के बगैर हो रहा है, और हमारे यहाँ कुछ अर्सा पहले मिसाइल गिरे हैं यहाँ पे इंडिया के, या इंडिया के हमारे गिरे हैं, तो क्या हमारा दुनिया में स्ट्रक्चर जंग ख़त्म होने के बाद चेंज हो गया? इट इज़ कम बैक टू वेयर वी वर. जंग होती है तो उस खत्ते में कोई भी मुल्क इफ़ेक्ट होता है. UAE के अंदर इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल मुख्तलिफ़ तरह की हैं. UAE के अंदर मेरे दोस्त जो हैं उनसे मेरी बात हुई, कोई प्रॉपर्टी की कीमत में कोई ऐसे खौफनाक ड्रॉप्स मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे कोई आए हैं. जो बिजनेसेस वहाँ पे काम कर रहे थे उनका इतना कोई ये नहीं हुआ कि सारे के सारे लोगों ने अपने लोगों को वापस बुला लिया और भगा लिया, या अगर वक्ती तौर पर बुला भी लिया तो भी इवेंचुअली वॉर ख़त्म होनी है. ये आपको मुझे दोनों को पता है. आज ख़त्म होनी है, कल ख़त्म होनी है, 6 महीने बाद ख़त्म होनी है, साल बाद ख़त्म होनी है, जब भी ख़त्म होनी है. लेकिन इससे कुछ नए नेक्सस हमारे सामने बिल्कुल आएंगे. मेरा नहीं ख्याल कि UAE का कोई बहुत बड़ा नुकसान यहाँ पर हुआ है. बिकॉज UAE का जो कोई वजह ही है ना कि वो अब ज़्यादा ऑयल एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को मज़ीद इंडिपेंडेंट बनाना चाहते हैं OPEC से आगे निकल के. अगर जो उन्हें पता है इस वक्त नहीं कर सकते, बट उन्होंने एक्शन ये ले लिया है. इस खत्ते के अंदर उनकी इंपॉर्टेंस अपनी जगह है, बट वो इंपॉर्टेंस फाइनेंशियल इंपॉर्टेंट है. दे बिकम अ फाइनेंशियल हब, दे बिकम अ बिजनेस हब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सेफ्टी कंसर्न्स होते हैं, बट ऐसे किसी भी जगह वॉर होगी तो सेफ्टी कंसर्न्स होंगे. इसराइल से ज़्यादा सेफ्टी कंसर्न्स तो किसी के नहीं होंगे. इसराइल हैज़ बीन थ्राइविंग इकोनॉमिकली डिस्पाइट ऑल दीज सेफ्टी कंसर्न्स. इट हैज़ बीन डेली का टेररिज्म वहाँ पे हो रहा है. टेररिज्म कह लीजिए, मैं कुछ और कोई मतलब वो टेररिज्म कहते हैं, हम उसे फ्रीडम फाइटर कहते हैं, बट वो डेली का एक कॉन्फ्लिक्ट है. डेली का कॉन्फ्लिक्ट है. इट्स अ फैक्ट ऑफ लाइफ दैट इज़ हैपनिंग ऑन डेली बेसिस. बट इकोनॉमी इज़ थ्राइविंग. GDP आप देख लें उनका कहाँ खड़ा है, बाकी तमाम अरब मुल्कों के मुकाबले में उनका GDP कहाँ खड़ा है. तो मेरा नहीं ख्याल कि उससे खास फ़र्क पड़ेगा. लेकिन अब ये हुआ है कि हमने हमने खुद पुश किया है. ईरान जो अब कर रहा है, मतलब UAE के अंदर जो कर रहा है, इससे जो ईरान जो पासदारान, मेरा ख्याल है पासदारान को खास सोच नहीं रहे, वरना अगर वो सोचते तो इस खित्ते में इसराइल का इन्फ्लुएंस इंक्रीज़ कर जाएगा. बिकॉज इसराइल ने अभी 2 दिन पहले UAE के साथ आयरन बीम वाला एक और एग्रीमेंट भी किया है, उनको डिफेंस शील्ड दे रहा है. अब्राहम एकॉर्ड्स के अंदर अब ज़्यादा से ज़्यादा अरब मुल्क जो जा रहे हैं. वही इसराइल की लड़ाई कभी भी ईरान के साथ नहीं थी. इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट था. It was not even a Muslim-Yahud conflict. It was an Arab and non-Arab conflict. So if Arabs started accepting Israel, तो conflict तो अपनी मौत आप मर जाएगा किसी दिन. And Iran would be sidelined eventually. Because ईरान की तो लड़ाई थी भी नहीं.
ईरान ने तो अपनी प्रॉक्सीज़ के थ्रू, शिया प्रॉक्सीज़ के थ्रू, हिजबुल्लाह के थ्रू लबनान के अंदर कड़ी करके वहाँ पे, और बाद में हमास को सपोर्ट देकर अपनी एक प्रॉक्सी प्रेजेंस वहाँ पे बनाई, क्योंकि इन्हें बनानी थी। इनके पॉलिटिकल इस्लाम के लिए वो बहुत ज़रूरी था कि ये आगे बढ़ें। तो ईरान साइडलाइन होता मुझे नज़र आ रहा है इन द लॉन्गर रन, को फ़ायदा होता नज़र नहीं आ रहा मुझे ईरान का कोई ख़ास, बल्कि लेकिन मुझे, और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव था ना, जो हम इस खत्ते के अंदर पॉलिटिकल इस्लाम के ऑब्जेक्टिव के, इसराइल जो है वो हमारा दुश्मन है, इसराइल के ख़िलाफ़ हमने खड़ा होना, मुझे लगता ये है कि अरब वर्ल्ड और इसराइल में क़ुर्बत जो है इस पूरी जंग के बाद वो इंक्रीज़ कर जाएगी। सऊदी अरब के साथ एक अलग, बिकॉज सऊदीया का एक अपने मसाइल हैं, बट सऊदी के साथ अलग और यूएई के साथ अलग, दो अलग मुल्कों के दरमियान पॉलिटिकल टेंशन के बावजूद इसराइल कुड बी एन एलाई ऑफ सऊदी अरब एंड इसराइल कुड बी एन एलाई ऑफ यूएई। और जिस दिन इसराइल सऊदी अरब का एलाई बन जाएगा, हो सकता है उस दिन हम भी शायद कहेंगे यार हमें भी एलाई बनना है, हमारी तो कोई दूर बैठे, हमारी तो कोई जंग है भी नहीं, कोई मसला है नहीं। वो कब होगा वो अपनी कहानी है, ज़ाहिर है उसके लिए एक जेनोसाइडल गवर्नमेंट अगर है वहाँ पर, और वो गज़ा के अंदर जिस किस्म की बर्बरियत हमने देखी है वो कर रही है, तो मेरा नहीं ख्याल किसी भी सेन गवर्नमेंट के लिए उनके साथ ताल्लुकात इम्प्रूव करना जो है वो ठीक होता। अवाम, कम से कम अवाम उसके ख़िलाफ़ होते। बट आप देख रहे हैं कि यूएई के अवाम जो हैं इस वक्त, और यूएई के अंदर आपको पता है एक्सपर्ट्स की अक्सरियत है, बट यूएई का अवाम को कोई इस वक्त मसला नहीं है अगर इसराइल जो है उन्हें आयरन बीम दे रहा है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे रोटी है जो मैटर करती है। तो रोटी खाने के लिए आपको जो प्रोटेक्शन दे रहा है आप उसके साथ दोस्ती करेंगे बनस्बत उसके जो आपकी रोटी को हर्ट कर रहा है। तो मुझे ये लगता है कि जो अचीव करना चाहता था, जो ईरान के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव से इस खत्ते के अंदर, अगर ये जंग प्रोलॉन्ग करती है तो वो हर्ट होंगे, उनका फ़ायदा नहीं होगा। जंग मुसल्लत की गई अपनी जगह, बिल्कुल ठीक बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये जंग मुसल्लत करके ईरानियों का नुकसान किया है अमेरिका ने और इजराइल ने फॉर दैट मैटर, बिकॉज ईरानीज कुड टॉपल दिस रिजीम ऑन देयर ओन। अब नहीं कर सकते। हमारे बहुत से दोस्तों का ख्याल है कि उनसे नहीं होनी थी टॉपल, पॉसिबल नहीं था, दुनिया को इंटरवीन करना चाहिए। मैं कहता हूँ यार दुनिया को, किसी मुल्क के लोगों को किसी दूसरे मुल्क के लोगों से कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती। ये मफादात की जंग होती है। तो जब वो आए तो वो इसलिए नहीं आए कि उन्हें ईरानी अवाम बहुत प्यारे लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं, डेमोक्रेसी के लिए लड़े, हम लिबरेट करने आए हैं। कोई लिबरेट करने आपको नहीं आता है, किसी को आपकी लिबरेशन से कुछ लेना देना नहीं। उनके अपने मसाइल है जो हल करने आए, उन मसाइल के अंदर अवाम का नुकसान हो जाता है। अवाम को अपनी स्ट्रगल, अपनी फ़ाइट खुद करनी है। सपोर्ट करना है, चलें पैसिव सपोर्ट आप करते रहें, एग्रेसिव सपोर्ट आपको नहीं करनी चाहिए। हमने एग्रेसिव सपोर्ट की इस खत्ते के अंदर, हमने अपने देखिए ना, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किए सारे फ्रीडम फाइटर्स पूरे खत्ते के अंदर, क्या फ़ायदा हुआ हमें उसका? किए ना हमने, हम सबसे बड़े एक्सपोर्टर हैं बिल्कुल इस खत्ते में, फ्रीडम फाइटर्स के। एग्रेसिव सपोर्ट हम दे रहे हैं, हम लिबरेट करने जा रहे हैं। किसको लिबरेट कर लिया हमने इतने सालों में? जिनको लिबरेट करते फिर रहे थे उनके साथ लड़ रहे हैं हम खड़े हुए। तो अब जाम तो ये होता है। तो बहरहाल ये है कहानी, देखें क्या होता है। चलें सर, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ऑलवेज अ इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन विथ यू। आपको हम इंशाल्लाह मज़ीद तंग किया करेंगे। Thank you guys for watching. If you enjoyed our content, please do subscribe to our channel and we will see you for the next podcast.